पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड, कोई भी अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका भी मिलेगा। जैसे कि कोई टैक्सी को यूज कर रहा है, कोई कार को खरीद के टैक्सी में खरीद के उसको अगर यूज कर रहा है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। और अगर कोई कार को खरीद के अपने ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर रहा है तो उस ट्रेनिंग का भी उसको ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए जो रिटर्न आएगा उसमें वो कार की आईटीसी को एडजस्ट कर सकता है। तो टैक्सीज का क्रेडिट मिल जाएगा, 13% से 13 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर का क्रेडिट मिल जाएगा। सवाल उठता है कि अगर हम स्कूटर खरीदें तो क्या होगा। फ्रेंड्स, स्कूटर भी मोटर व्हीकल एक्ट की डेफिनेशन में आता है, और क्योंकि उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इसलिए स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम साइकिल को यूज करते हैं, कोई साइकिल हम परचेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को किसी वजह से कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर साइकिल परचेज करके दी जा रही है तो उस साइकिल का आईटीसी मिलेगा। अब ये अभी तक जो बात थी वो थी कार की परचेज पे। कार का मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा, जो जैसे कार का डीलर है, बहुत मैन्युफैक्चरर अपनी कार को पहले डीलर को बेचता है, देन डीलर हम कंज्यूमर्स को बेचता है। तो कार का जो डीलर है उसको भी कार की परचेज पे आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट है, ये था हमारा क्लॉज ए। नेक्स्ट क्लॉज है ए बी। ये क्लॉज ए बी, व्हाट अबाउट आईटीसी ऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक विशाल गुप्ता जी का मैसेज आया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अभी कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैं आज ये बात चेक कर रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैकेनिकली प्रोपल्ड व्हीकल, मतलब जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है उसमें वो वो आता है। और क्योंकि उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इसलिए अभी तक जो भी सिचुएशन है उससे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल अगर हम परचेज करेंगे तो उसका भी आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। बट मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन हो रहा है, जिस तरह से हम लोग ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम हो और हमारा ये प्रदूषण भी कम हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसमें जरूर आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आईटीसी मिलने लगेगा। जैसे मोटर गाड़ी का हमको आईटीसी नहीं मिलता, वैसे उस गाड़ी की रिपेयर और उसका इंश्योरेंस, इन दो का भी आईटीसी नहीं मिलता। यहाँ पे सिंपल पैरेलल रिलेशन है कि जिस गाड़ी का हमको आईटीसी नहीं मिल रहा है उसी गाड़ी का हमको जनरल इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा और उसका हमको रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। उसकी लीजिंग रेंटिंग भी नहीं मिलेगी, मतलब उसका किराए, अगर हमने किराए पर ली है, टैक्सी ली है तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस कार का हमको आईटीसी मिलता है, मतलब अगर वो 13 सीटर से ऊपर है तो उसका हमको जनरल इंश्योरेंस भी मिलेगा, उसका हमको रिपेयर भी मिलेगा। वो कार, वो व्हीकल अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की है, जब ट्रक हमने खरीदा है तो उसका जनरल इंश्योरेंस भी मिलेगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मिलेगा। मतलब सिंपल कोरिलेशन है कि जिस तरीके से हमारा आईटीसी मेन गुड्स पे नहीं मिलेगा उसी तरीके से उसका जनरल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर मेन गुड्स पे, मेन व्हीकल पे अगर हमको आईटीसी मिल रहा है तो उसके रिपेयर पे भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लॉज बी है फ्रेंड्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत लेंथी है। वो है कि फूड्स एंड बेवरेजेस, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं नॉर्मल कोर्स में एक इंडस्ट्री को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब इवन कैंटीन सर्विसेज, जो हमारी इंडस्ट्री में कैंटीन सर्विसेज हैं, उन कैंटीन सर्विसेज में या कोई रेस्टोरेंट चल रहा है अगर उसमें, तो उसको अगर परचेज करते हैं, चाहे हम अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए ले या अपने गेस्ट्स को देने के लिए ले, उन सबका आईटीसी हमको नहीं मिलता। आउटडोर केटरिंग, मतलब इन हाउस सर्विस है, रेस्टोरेंट है या आउटडोर केटरिंग है कि जैसे हम केटरर्स को यूज करके लेते हैं, उसकी सर्विस, उस पर जो जीएसटी पे होगा उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज पे, मेडिक्लेम सर्विसेज, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड अध्यक्ष जी, एक मैसेज आ रहा है, अपने सेक्रेटरी साहब दिनेश गोयल भाई, एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। मुझे, मैंने सुना है, मैंने देखा है, इसमें एक्चुअली
अभी हमारे पास जो चैट रूम है वो 100 तक का है। मैंने जी अभी इसी बात पर टेलीफोन से बात की थी एक ऑफिस में, तो बोला जी जी। इमीडिएट तो संभव नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम इसको 500 का करा देंगे, अभी इसमें नहीं हो बट पा रहा। बट हाँ, क्रेडिट गोज कि हमारी पहली मीटिंग में 45 लोग थे, दूसरी मीटिंग में 75 लोग थे, आज आज 100 से ज्यादा लोग हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो सब आपका जो जो है, जो आप जो ज्ञान ये बात जो दे रहे हैं, जो दवाई फ्री में मिल रही है लोगों को, उसको फायदा मिल रहा है, उसका है बहुत कुछ। ऑर्गेनाइजर्स का वो है। दैट्स हाँ, गुड, वेरी गुड। नहीं, मैं इसको देख रहा था, जैसे मुझे भी मैसेज आ रहे थे, तुरंत जी मैंने जी इसको फॉलो किया है, देख रहा हूँ मैं जी जी जी। आज अध्यक्ष जी को लोगों ने गलत प्रूव कर दिया कि फ्री में कोई नहीं आता। जी। थैंक यू। फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, बात यह है कि मेरे को हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने 30 से 35 मिनट का समय दिया है, और मैं चाहता हूं कि उसमें जितना मेरे पास मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा मैं कर लूं। तो लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब मोटर व्हीकल जो 13 सीटर से कम है, वो उसमें अगर हमने लीजिंग करी है, मतलब टैक्सी को अगर लिया है, या कोई छोटी कार को हमने किराए पर लिया है, इनोवा को कार पे लिया है, किराए पर लिया है, या टैक्सी के रूप में लिया है, तो उन सब का भी हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ के लिए जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी लाइफ इंश्योरेंस की है, वो भी नहीं क्रेडिट मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों नहीं मिल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है, जनरल इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस दे रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस है, हेलो, विमल सिंह साहब काइंडली आप अपना विमल सिंह जी आप अपना म्यूट कर लीजिए काइंडली। तो प्रेमलता जी, सबको म्यूट कर दीजिए, केवल जो बोल रहे हैं उनको रहने दीजिए, ताकि बड़ा डिस्टरबेंस होता है। जिसको हैंड रेज करें उनको जी अनम्यूट सर। कीजिए। तो अगर कोई सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस दे रहा है, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है जो 18% का टैक्स पे कर रहा है, वो रेस्टोरेंट अगर आगे सर्विस देता है, रेस्टोरेंट में भी दो कैटेगरीज है। एक वो कैटेगरी है जो 5% का टैक्स देता है, मतलब जिनके यहाँ स्पेसिफाइड रूम्स नहीं है, होटल का स्पेसिफाइड रूम नहीं है, वो 5% का टैक्स पे करते हैं। अदरवाइज वो 18% का टैक्स पे करते हैं जिनके पास स्पेसिफाइड रूम्स है, 7,500 से ऊपर के रूम्स हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स जो 18% का टैक्स पे कर रहे हैं, उनको फूड एंड बेवरेजेस अगर खरीदेंगे या कोई भी और सर्विसेज लेंगे, तो उनको उसका आईटीसी मिलेगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अगर है, या कंपोजिट सप्लाई ऑफ द सेम लाइन है, तो उसको क्रेडिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जहां एक तरफ हमको ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीजें नहीं मिली, कि टैक्सीज का क्रेडिट नहीं मिला या गाड़ियों का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का नहीं है। अगर हम एयर ट्रैवल कर लें, एयर ट्रैवल करने में जो एयर टिकट लेते हैं, उस पर जो जीएसटी पे करेंगे उसका हमको आईटीसी मिलेगा। सिमिलरली अगर हम रेल टिकट ले रहे हैं, तो रेल पे जो हम जीएसटी पे करेंगे उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा। हम ट्रेवल करते हैं, बाहर जाते हैं, अगर विद इन द सेम स्टेट है, तो होटल्स का जो हम बिल पे करते हैं, उनका जो रूम रेंट है, उस रूम रेंट पे जो जीएसटी पे करेंगे उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट लिस्ट है, वो है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो जो क्लब वगैरह हम लेते हैं, जितने भी एम्यूजमेंट हमारे क्लब्स हैं जिनमें कि हमसे चार्जेस लिए जा रहे हैं और जीएसटी पे हो रहा है, वो उन क्लब्स, एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं बेसिकली, उन क्लब्स में जो हम जीएसटी पे करेंगे उसका आईटीसी भी नहीं मिलता है। एम्प्लॉयज को एलटीए दे रहे हैं, और एलटीए में वो जो वाउचर्स प्रोड्यूस करें, उन वाउचर्स में अगर कोई जीएसटी चार्ज है, तो उसका जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता। फ्रेंड्स, ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें कि फूड एंड बेवरेज सबसे मेन है, या एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस है, उसका आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन साइमल्टेनियसली एक क्वेरी आई है, उसको मैं, विमल जी आपकी क्वेरी को मैं बाद में टेकअप करूंगा। तो मेंबरशिप या क्लब या हेल्थ इंश्योरेंस या फूड या ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ सर्विसेज, इन सबका हमको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अगर यही सर्विसेज आउटवर्ड सर्विसेज है हमारी, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर अपने यहाँ कॉस्मेटिक्स खरीदता है, तो वो जो कॉस्मेटिक्स पर्सनल कंजम्पशन की चीज है,
लेकिन वहां वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो उस ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस में जितना भी वो कॉस्मेटिक्स खरीदेंगे, वो कॉस्मेटिक्स का उसको क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली अगर वो इस तरीके से कोई सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं जिसमें कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर हमको सर्विसेज दे रहा है, इन टर्न हम थर्ड पर्सन को ब्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका आईटीसी मिलेगा। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है इसका कि अगर किसी लॉ में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि हमें कोई पर्टिकुलर सर्विसेज देनी है, तो उस लॉ में जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हमको आईटीसी मिल जाएगा। सपोजिंग जैसे अभी जब अपना ये कोविड-19 हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डायरेक्शन दिया था कि जितनी भी फैक्ट्रीज खुलेंगी उनको अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा या उनको अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी होगी। तो हमारे बहुत सारे फैक्ट्री वालों ने उसका मेडिक्लेम कराया, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जो जीएसटी पे हुआ उसका आईटीसी एलिजिबल था, लेकिन अब वो सर्कुलर इफेक्टिव नहीं है। वो सर्कुलर लास्ट ईयर के लिए इफेक्टिव था, वो सर्कुलर आगे कंटिन्यूड नहीं है। अब अगर मेडिक्लेम पॉलिसीज कराई जाएगी तो उसका आईटीसी डाउटफुल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। हमारी हर बिल्डिंग, हमारा हर फैक्ट्री, हर ऑफिस, हर दुकान, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में हमें किसी ना किसी बिल्डिंग की जरूरत है। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे हमारा ऑफिस बिल्डिंग हो, चाहे हमारा और कोई शोरूम हो, लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आती है। हम दो तरीके से कोई भी बिल्डिंग को बनवा सकते हैं। एक तो है कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, उस कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल और सर्विसेज दोनों दिए। फ्रेंड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ पास ऑन हो रहे हैं। जीएसटी लॉ में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है। जीएसटी लॉ से पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट थे, एक गुड्स था, दूसरा सर्विसेज था। सर्विसेज अलग टैक्सेबल होता था, गुड्स अलग टैक्सेबल होता था। जीएसटी लॉ में क्योंकि सब कुछ मिल गया, दोनों चीजें गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड हो गई, तो गुड्स और सर्विसेज में गुड्स पर इसको सर्विस माने जाने लगा। और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर कोई भी फैक्ट्री वाला प्रोक्योर करता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोक्योर करता है, कोई अगर शॉपकीपर प्रोक्योर करता है, तो वो सर्विस पर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वो जो कैपिटलाइज की जा रही है, मतलब बिल्डिंग जो बुक्स में कैपिटलाइज की जा रही है। कैपिटलाइज कौन सी होती है? आमतौर से नई बिल्डिंग कैपिटलाइज होगी, या जहां पे कोई बड़ा रिनोवेशन होगा, कोई बहुत बड़ा रिनोवेशन जब हो रहा है वो बुक्स में कैपिटलाइज होगा। अगर ये रिनोवेशन कैपिटलाइज नहीं हो रहा है तो उसका, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर मेंटेनेंस में डालेंगे। और अगर हमने बुक्स में इसको रिपेयर मेंटेनेंस में डाला है तो हमारा व्यू ये है कि उसका आईटीसी मिलेगा। यहीं पर फ्रेंड्स एक और एक्सेप्शन है कि अगर ये बिल्डिंग हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड है, मतलब बिल्डिंग में कहीं हमारे को फाउंडेशन या सपोर्ट स्ट्रक्चर भी यूज करना होता है। जैसे अगर हम शुगर फैक्ट्री ले, तो शुगर फैक्ट्री में मशीनों को इरेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वहां स्टेजिंग होती है, इवन फैक्ट्री के अंदर एक जीना ऐसा बनाना पड़ता है जिससे कि स्टेजिंग से हम मशीन के टॉप लेवल तक जा सके, या इवन ऑयल इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। तो जितनी स्टेजिंग है उसको बिल्डिंग का पार्ट नहीं माना है और उसका आईटीसी मिलता है। सिमिलरली मशीन के इंस्टॉलेशन में जो हमारी को फाउंडेशन बनानी है, उस फाउंडेशन का भी हमको आईटीसी मिलता है। एक क्वेरी आई है आयुषी जी की, आई विल टेक इट अप लेटर। तो त्रिपाठी जी, जरा ये सारी क्वेरीज को आप कलेक्ट करते रहिएगा सो दैट बाद में उसको डील कर लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो फाउंडेशन है उसका हमको आईटीसी मिलना है। प्लांट एंड मशीनरी का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको आईटीसी मिलना है, उसका आईटीसी मिलना है। और फ्रेंड्स, इसी में जो नेगेटिव लिस्ट है, उस नेगेटिव लिस्ट में जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन टावर्स है उसका आईटीसी नहीं मिलना। जो पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर है, मेरे को समझ में नहीं आता इसके पीछे क्या रीजनिंग है,
लेकिन फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन लेड है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, कई बार वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में प्लांट एंड मशीनरी इटसेल्फ आ जाता है कि जैसे हमारे सुंदरानी साहब जो काम कर रहे हैं उसमें अगर कहीं पीस बाय पीस इरेक्शन है, कहीं कोई लिफ्ट लगाई गई जिसमें एक एक पीस करके लिफ्ट आगे बने, या जैसे कोई टैंक बनाया जिसमें पीस बाय पीस करके इरेक्शन हुआ, तो वो पीस बाय पीस इरेक्शन के सिचुएशंस में अगर वो प्लांट एंड मशीनरी में कन्वर्ट हुआ, एंड इफ इट इज नॉट ए सिविल स्ट्रक्चर, इफ इट इज नॉट ए बिल्डिंग, तो इसका आईटीसी हमको मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, ये तो बात रही जनरल की जब हम अपने यहाँ इस सिविल स्ट्रक्चर को, इस बिल्डिंग को अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने व्यापार के लिए यूज कर रहे हैं। बट देयर वुड बी केसेस जैसे बिल्डर्स है, ये बिल्डर्स अगर अपने यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है क्योंकि वो मटेरियल भी यूज कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, लेकिन बिल्डर इन टर्न इस सर्विस को आगे एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेल करते हैं। मतलब वो किसी यूजर को, किसी रेजिडेंट को उसको सेल करेंगे, या किसी, अगर वो कॉमर्शियल है किसी को आगे कॉमर्शियल स्पेस सेल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्डर जो भी सेल करेगा उसको पीछे जो उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे टैक्स पे करा है उसका आईटीसी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो बात थी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, लेकिन अगर हम अपने ही यूज के लिए, अपने ही पर्पस के लिए अगर बिल्डिंग, अगर मटेरियल खरीदे, सपोजिंग वी टेक ए कॉल कि भाई हम तो बिल्डिंग अपने लिए खरीद, हम गुड्स अपने आप लेंगे, स्टील, सीमेंट, रेता, बजरी सब हम अपने आप लेंगे और लेबर को इंगेज करके हम अपने लिए बिल्डिंग बनवाएंगे, तब भी इस मटेरियल का जो स्टील है, सीमेंट है, बजरी है, रेता है, ईंटें हैं, इन सब का हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। और हमने जो लेबर पे करी है उसका भी हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। लॉ तो यही प्रोवाइड करता है 17(5) में कि बिल्डिंग मटेरियल या स्टील या जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैं जो बिल्डिंग के लिए यूज की गई हैं उनका आईटीसी हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन सेम मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट में एक सफारी रिट्रीट का केस हुआ था। उस सफारी रिट्रीट के केस में ये मैटर जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पे ये होल्ड किया गया कि क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है, ये रिजॉर्ट आगे यूज होगा फॉर लेटिंग आउट द रूम्स टू द यूजर्स, अपने कस्टमर्स को लेट आउट करने के लिए यूज होगा, इसलिए कोर्ट हैड टेकन द व्यू कि रिजॉर्ट के कंस्ट्रक्शन में जितना भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं उस जीएसटी का आईटीसी मिलना है। ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस ऑर्डर और वो उसने इसको चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए। लेकिन बहुत ट्रिकी है मैटर, और अगर ये डिसीजन इंडस्ट्री के फेवर में आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को, जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, रिजॉर्ट चला रहे हैं, कॉमर्शियल्स चला रहे हैं, मॉल्स हैं, उनको बिल्डिंग का आईटीसी मिल जाएगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर कोई भी आईटीसी लेता है तो उसको, कोई भी गुड्स परचेज करता है उसको आईटीसी नहीं मिलना है। कॉम्पोजिशन डीलर के द्वारा अगर कोई भी टैक्स पे किया गया है तो कॉम्पोजिशन डीलर का टैक्स का आईटीसी रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा। अब आइए एक पर्सनल कंजम्पशन का है, कोई भी गुड्स जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली गई, अगर किसी ओनर ने अपने लिए कुछ शूज खरीद लिए या गारमेंट्स खरीद लिए या कोई फैब्रिक खरीद ली, तो उन फैब्रिक्स का, उन आइटम्स का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर गारमेंट शॉप है, उस गारमेंट शॉप में थाउजेंड्स ऑफ पीसेज ऑफ गारमेंट्स पड़े हुए जिन पर जीएसटी पे करके आया है, उसमें से अगर सपोज 5 पीस वो उसका शॉपकीपर, वो ओनर अपने लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए निकाल लेता है, अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता है, तो ये गारमेंट जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए निकाल लिए गए उसका आईटीसी इस शॉपकीपर को नहीं मिलेगा। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड्स लॉ
stolen, destroyed, written off और disposed of। वो गुड्स जो खो गई हैं, लॉस्ट, उसका आईटीसी नहीं मिल रहा है। बट ये कौन सी गुड्स हैं जो खो गई? कई बार क्या होता है कि हम अगर अपनी एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उस फैक्ट्री में कंजम्पशन रेशियोज है। जरूरी नहीं है कि हम अगर 100 टन ऑफ मटेरियल डालें तो हमको लॉट के 100 टन मिले। अदर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमने 100 टन ऑफ इनपुट डाला है तो लॉट के हमको हो सकता है कि 80 टन फाइनल प्रोडक्ट मिले, हो सकता है कि 85 टन फाइनल प्रोडक्ट मिले। या सिमिलरली अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो केमिकल तो इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूम हो जाते हैं। तो जो वर्ड लॉस्ट है ये डिफाइन नहीं किया है, किसी भी सर्कुलर में नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों का इंटरप्रिटेशन है कि ये वो है जो विजिबल लॉसेस हैं, जो एक्सीडेंटल लॉसेस हैं, जिसमें कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेस्ट हो गई है। अब जो कन्वर्जन लॉसेस हैं वो इस क्लॉज में नहीं आएंगे। मतलब कन्वर्जन लॉसेस की वजह से हमको आईटीसी रिवर्स नहीं करना होगा। जो गुड्स कंज्यूम हो गई हैं, केमिकल्स अगर कंज्यूम हो गए हैं तो वो उन कंज्यूम्ड गुड्स के केसेस में हमको रिवर्सल नहीं करना होगा। लेकिन कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का फायर हो गई, कोई इस तरीके का एबनॉर्मल अगर लॉस हो गया है तो उस एबनॉर्मल लॉस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसी गुड्स स्टोलन, अगर किसी के अपने बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली कोई चोरी हो जाती है, कोई बर्गलरी हो जाती है, तो इस बर्गलरी हो जाने से या चोरी के हो जाने से जो भी सिचुएशन अराइज होगी, उस पे जो गुड्स हैं, जो गुड्स उस प्रोसेस में नुकसान जिनका हो गया, उन गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। देन गुड्स डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट एक ही कैटेगरी में है कि जैसे फायर से कोई डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गया, उसका आईटीसी नहीं मिलना है। रिटन ऑफ, रिटन ऑफ मतलब कि जो गुड्स यूजेबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी और उसको 10 साल यूज करने के बाद में मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया, तो क्या उसका आईटीसी नहीं मिलेगा या मेरे को आईटीसी रिवर्स करना होगा? नो। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस राइट ऑफ मीन्स कि जिन गुड्स को हमने यूज किए बिना ही राइट ऑफ कर दिया, जिनको हमारे पास में गुड्स आई और हमने उसको यूज ही नहीं करा एंड उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा कि अब वो सेलेबल नहीं है या अब वो यूजेबल नहीं है, ऐसे गुड्स को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन है कि कई बार हम अगर इंपोर्टेड मशीनरी खरीदते हैं तो हमको उसके लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ते हैं, और जब वो मशीनरी अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी बेकार हो जाते हैं। हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसी गुड्स को राइट ऑफ नहीं माना जाना चाहिए। राइट ऑफ वो है कि जो स्टोरेज के प्रोसेस में बेकार हो गए। देन जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट है वो है गुड्स गिवन बाय वे ऑफ गिफ्ट। जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है, जितने भी बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं, उन सबको गिफ्ट्स बांटने पड़ते हैं। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है दिवाली के मौके पे, जब बहुत सारे लोगों को दिवाली पे अपने विशेष देनी होती हैं, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लाइजनिंग करनी होती है एंड बिजनेस पर्पजेस के लिए गिफ्ट्स बांटने पड़ते हैं। वो गिफ्ट्स स्पेसिफिकली बांट है और हम लोगों ने इसमें यही व्यू लिया हुआ है कि जो दिवाली के ओकेजन पे या फेस्टिवल्स के ओकेजन पे गिफ्ट्स बांटी जा रही है, उन गिफ्ट्स का आईटीसी नहीं मिलना। लेकिन इन गिफ्ट्स में नेक्स्ट है गुड्स गिवन फ्री। फ्री का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने आइटम्स को, अपनी दवाइयों को फ्री सैंपल्स देते हैं डॉक्टर्स को। तो लॉ ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हुआ है कि जो फ्री सैंपल्स डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं या किसी को भी फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं, उन फ्री सैंपल का आईटीसी नहीं मिलना। लेकिन फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट इसमें क्या व्यू ले रहा है कि अगर कोई भी गुड्स डिस्काउंट में दिए गए तो उसको वो फ्री मान रहे हैं। बिजनेस हाउस में क्वांटिटी डिस्काउंट चलते हैं, एनुअल टर्नओवर रिबेट चलता है, कैश डिस्काउंट चलता है। तो जो कैश डिस्काउंट है उसमें तो प्राइस ही कम हो गया, लेकिन अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है तो वो क्वांटिटी डिस्काउंट चलता है जिसमें कि 10 आइटम्स खरीदे तो 11 देंगे। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो 11 आइटम्स हमने दिए हैं, ये
वो नहीं है, दिस इज नॉट फ्री। ये केवल एक बिजनेस टैक्टिक्स है, प्रमोशनल एक्टिविटी है कि हम एक एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा। तो ऐसे केसेस में जो हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट्स है या टर्नओवर रिबेट्स है, उनमें अगर हम एक्स्ट्रा क्वांटिटीज दे रहे हैं, दैट इज नॉट ए फ्री गिफ्ट, दैट इज नॉट ए डिस्पोजल बाय वे ऑफ गिफ्ट। ये बिजनेस का पार्ट है, ये हमारी क्वांटिटी डिस्काउंट्स हैं जो सेक्शन 15 में परमिसिबल है, और इसका आईटीसी रिवर्सिबल नहीं है। इन्हीं में एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अराइज होता है कि जो हमारे एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है, बैनर्स हैं, प्रमोशनल आइटम्स हैं, कि जैसे किसी ने कोई फ्लेक्सीज बना ली या और कोई प्रमोशनल आइटम्स अपने कस्टमर, अपने डीलर्स को दिया, जिससे कि वो अपनी शॉप पे लगाया, उसकी वजह से बेटर प्रमोशन होगा, बेटर सेल होगी। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो सब भी डिसअलाउएबल नहीं है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सजेशन ये है कि उसको सेल्स प्रमोशन की जगह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के हेड डेबिट करें, जिससे कि कोई डाउट क्रिएट ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लॉक क्रेडिट्स के मेन प्रोविजंस थे वो मैंने अभी डिस्कस किए। मैं देख रहा हूं कि हमारे मेंबर्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इसको टेकअप करेंगे, या त्रिपाठी जी आप टेकअप करेंगे, या मैं टेकअप कर लूं डायरेक्ट? प्रेम जी, सबका अब वो अनम्यूट कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर चाहे तो अनम्यूट करके अपनी क्वेरी रेज कर सकता है। विमल सिंह साहब ने क्वेरी रेज करी, उनकी 2-3 क्वेरीज आ रही थी। सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नहीं वो बताएं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप विमल जी। जी सर। हेलो। हाँ विमल जी बताइए। जी सर, हम ये मैंने पूछा था, जैसे बैंक वाले हमारे कुछ टर्म लोन इंश्योरेंस कर देते हैं जी कंपनी के भी, आप पे पार्टनर्स का, तो उनका जी हम लोग जीएसटी क्लेम ले लेते हैं, तो ये लेना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इज लाइक ए लाइफ इंश्योरेंस, और वो पार्टनर्स का हो या एम्प्लॉइज का हो, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक अलग बात है कि हमारे बिजनेस के लिए वो मैंडेटरी है, इन द सेंस जी। कि बैंक ने अपने लोन को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस जी। करा दिया, बट आईटीसी उसका नहीं मिलेगा। ठीक। जी, और सर, आपकी इसके क्वेरी लिए है? जी जी, बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे किचन वगैरह बनाया है, तो उसके लिए जो मटेरियल, उस पे इनपुट्स मिलेंगे कि नहीं? ये आपका बिजनेस क्या है और कब से चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग है सर। मैन्युफैक्चरिंग है, काफी टाइम से चल रही है। जी जी। और किचन में जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस में डालेंगे? जी। अगर उसको कैपिटलाइज करेंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको हम रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग में डाल देंगे तो आईटीसी मिलेगा। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो यूजुअल रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे पास में कुछ आना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी होनी चाहिए। जी ठीक, थैंक यू। राजीव बंसल साहब। जी सर। आपका कपिल जी नमस्कार। कपिल जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप पे? नमस्कार। आ रही है जी। कपिल जी, आपने जी बताया राजीव बंसल जी जी राजीव बंसल बोल रहा हूँ लखनऊ से। आपने कपिल जी बताया कि जो गिफ्टिंग के लिए बताया आपने, जी दिवाली गिफ्टिंग के लिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टाफ को गिफ्टिंग करते हैं, अपने स्टाफ को जो 100 नंबर्स में या 150 नंबर्स में है, उनको जो दीपावली पे हम गिफ्ट देते हैं, क्या जो उस पे आईटीसी जीएसटी लगता है उसको हम क्लेम कर सकते हैं कि वो भी नहीं क्लेम कर सकते हैं? उसका भी डाउटफुल है मेरे हिसाब से, लॉ के उसमें नहीं मिलना चाहिए। एक सर दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मेरा काम गैस का है, ऑक्सीजन गैस का, मैं ऑक्सीजन गैस मैन्युफैक्चर हूँ, और हम लोग सिलेंडर परचेज करते हैं, उस पे जो आईटीसी हम क्लेम कर लेते हैं, और जो आईटीसी के बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचता है, जो बेसिक अमाउंट, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हाँ तो बिल्कुल मैं ठीक है। आपकी, ये बिल्कुल ठीक है सर, मैं यही पूछना चाहता था आपसे। जी वो मतलब प्लांट हम एंड जीएसटी वाली, जी बताइए।
उसको प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज करते होंगे ना? यस सर, उसको प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज करते हाँ, यही जो आप कर रहे हैं वही सही ट्रीटमेंट है कि जी आईटीसी को घटाने के बाद में जो बैलेंस जी बेसिक अमाउंट है जी वो अमाउंट अलोंग विद फ्रेट एक्सेट्रा कैपिटलाइज होना चाहिए। जी लॉ सर भी यही कहता है कि अगर आपने इस अमाउंट को, जो आईटीसी का अमाउंट है उसको अगर कैपिटलाइज कर दिया तो जी, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ठीक बात फिर इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने लगेंगे, डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे, तो जी। थैंक यू सर, इसलिए थैंक यू। हमारे केसर एंटरप्राइज से हरमीत जी कुछ पूछना चाहते हैं सर, जनरल सेक्रेटरी साहब। हाँ, नमस्कार सर, हरमीत सिंह फ्रॉम केसर एंटरप्राइजेस बेहड़ी जी एक्चुअली सर, आपने बताया अभी कि मोटर व्हीकल, जी अगर कोई मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और उसको एक मेरा सिक्योरिटी पर्सन है जो सिक्योरिटी यूज करता है, तो उस मोटरसाइकिल पे जो भी उसका इंश्योरेंस है, जो खर्चे हैं, तो क्या वो उस पर आईटीसी मिलेगा? नहीं, सिक्योरिटी में क्या उसका स्पेसिफिक यूज है? कोई सिक्योरिटी पर्सन उसको यूज करता है, उसको चला अपना, वो सिक्योरिटी पर्सन में एक्चुअली पैदल चल के नहीं जा सकता, तो मोटरसाइकिल पे कहीं जाता है, दूसरी पोस्ट पे जाता है, इधर पोस्ट पे जाता है, मतलब विद इन द फैक्ट्री, विद इन द विद इन दी फैक्ट्री, फैक्ट्री, विद इन दी फैक्ट्री, विद इन दी फैक्ट्री। विद इन द फैक्ट्री आरटीओ में रजिस्टर्ड है नहीं गाड़ी? हाँ, आरटीओ में रजिस्टर्ड है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो गाड़ियां जो विद इन ए कैंपस यूज हो रही हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। मतलब जो गाड़ी फैक्ट्री के बाहर रोड्स पे यूज हो रही है उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है मोटर व्हीकल एक्ट में। तो अगर इस गाड़ी को आप फैक्ट्री के अंदर यूज करें विच इज नॉट मेंट फॉर यूज ऑन द कॉमन रोड, देन आईटीसी मिल जाएगा। बट नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल कोर्स में ये होता नहीं, है वो कि वही एक्चुअली क्या है गाड़ी ना, मोटर व्हीकल एक्ट में तो एक्चुअली रजिस्टर्ड इसलिए होती है क्योंकि जब परचेज करता है तो बिना उसके मिलती नहीं है गाड़ी, तो रजिस्टर्ड तो करानी होती है। इंश्योरेंस ही नहीं होगा, नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस भी नहीं हो सकता। और एक्चुअली क्या है कि विद इन फैक्ट्री ये नहीं कि कैन यार्ड है, सब है, तो काफी लंबा एरिया रहता है शुगर इंडस्ट्री का, तो उसमें जी रोड पे भी जाना पड़ता है, सब चीजें जानी पड़ती है। जी दिक्कत है कि आईटीसी मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं जी। अच्छा, नहीं मिलेगा, ओके ओके। अच्छा, एक मेरा और पॉइंट है सर, आपने ये बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, जी जी, तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर शेड डालते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, अपने जी प्लांट या मशीनरी के ऊपर, या मेरे को मोटर के ऊपर शेड डालते हैं, तो उस पे जी। आईटीसी? जी अगर कोई हम मशीनरी है हमारे पास, जो प्लांट है हमारा, उसके ऊपर शेड डालते हैं, शेड शेड, देखिए नॉर्मल कोर्स में शेड सपोर्ट स्ट्रक्चर भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है, तो इसलिए फैक्ट्री शेड लेकिन वो स्पोर्टिंग प्लांट एंड मशीनरी की स्पोर्टिंग करेगा ना, नहीं तो भीग जाएगी मोटर, ही है मोटर खराब हो जाएगी अगर नहीं डालेंगे तो। यस, एवरी बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। मतलब अगर हमारे ऑफिस के ऊपर बिल्डिंग या छत नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन फैक्ट्री शेड कवर्ड नहीं है, मतलब आईटीसी उस पर नहीं मिलता। आईटीसी मिलेगा, अच्छा। ठीक है सर, मेरे दो ही पॉइंट थे। ठीक, नेक्स्ट पाटिल जी प्लीज। अखिलेश भार्गव जी कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा पूछिए अखिलेश जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कोई हमने ट्रक परचेज किया है मार्च में, 31 मार्च को जी, मेरे पास लाइसेंस आया है उसका 1 अप्रैल को, और मैं उसका आईटीसी यूज कर चुका, तो क्या वो सही है या गलत है सर? लाइसेंस आया मतलब? हाँ जी सर, रजिस्ट्रेशन। हाँ आरसी, सॉरी, रजिस्ट्रेशन। गुड्स आपके पास ट्रक पोजीशन में आ गया, आपकी फैक्ट्री में या आपकी पोजीशन में, आपकी बिल्डिंग प्रेमिसेस में ट्रक आ गया? ओनली चेसिस आया है सर जी, केवल चेसिस आया है। चेसिस आ गया, लेकिन 31 मार्च को चेसिस आपकी फैक्ट्री में आ गया जी। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर 31 मार्च को वो ट्रक आपकी फैक्ट्री में आ गया, आपके पोजीशन में आ गया जी, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट मंथ में हुआ या नेक्स्ट ईयर में हुआ। लेकिन अगर यूज नहीं किया ना सर, उसको पुट टू यूज नहीं हुआ क्योंकि आरसी नहीं आई। किसी भी कैपिटल गुड्स के उसके लिए यूज होना जरूरी नहीं है, कंडीशन है आपने गुड्स परचेज होना चाहिए, आपको गुड्स मिल जाना चाहिए, आपके पास में इनवॉइस होना चाहिए। तो क्योंकि ये चारों कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा।
आपका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कोई बात नहीं। थैंक यू ITC सर। मिलेगा। प्लीज नेक्स्ट। सर एक चीज और पूछना था। जी हेलो जी। सर, मैंने एक नेपाल अपनी गाड़ी भेजी थी, माल भेजा था, तो फर्स्ट टाइम था तो हमें पता नहीं था, तो हमने उस पर टैक्स लगा दिया था। जी हमने फिर इसको रिफंड के लिए अप्लाई किया, जी। लेकिन उस पर यही आता है कि आपकी जो वो है आपकी 3B में जो आ रहा है वहां पे 0 आ रही है अमाउंट। तो ये ICA को ट्रांसमिटेड नहीं किया गया, ये IC गेट को। जी। ICA में अगर फोन करते हैं IC गेट को, वो जी कहते हैं कि आपके सेल टैक्स वाले देखेंगे। जी। हम सेल टैक्स वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका IC गेट की टेंशन है, आप हमारे कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि उसका जो कॉलम था, जो ऑप्शन था जहां वो फिल करनी थी, स्टार्टिंग में पता नहीं था तो वो गलत भरी गई थी। जी। तो सर इसका रिफंड के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? कोई डॉक्यूमेंट कहीं जाके दे सकते हैं या मेल? नहीं, देखिए, इसमें रिफंड तो आइस गेट के थ्रू ही मिलना है आपको। नेपाल बॉर्डर पे ये प्रयास करना है कि जो कस्टम्स अथॉरिटीज हैं वो जी उस तरीके से इंडोर्समेंट करें कि आइस गेट पे वो दिखे। जी। और एक बार जब तक आइस गेट पे नहीं दिखेगा तब तक इसका रिफंड नहीं आएगा। जब आइस गेट पे दिखने लगेगा, आपने अपने GSTR 1 में दिखा दिया है प्रॉपरली उसको? हाँ सर, 1 में दिखा दिया है, लेकिन जो 3B फाइल करी थी उसका जो टैक्स था वो अदर में ना दिखा के उसी में दिखा दिया, नॉर्मल में ही B2B में दिखा दिया टैक्स, तो उसमें वो दिक्कत आ गई। वो कोई बात नहीं है। नहीं, अगर आपने B2B में उसको दिखा दिया है तो वो तो आप नेक्स्ट मंथ में ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में ठीक कर सकते थे, लेकिन हमें ये गलती हमें महसूस हुई है नेक्स्ट ईयर के भी बाद। नेक्स्ट ईयर के बताओ सरकार को दे के भूल जाओ। क्या करें सर? ऐसे केस में आप अपने जुडिशियल ऑफिसर से अप्रोच करिए, ही विल असिस्ट यू। ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट यूरोरेटेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए जी। अपने थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी 2 क्वेरी हैं। हेलो। हाँ जी। सर एक तो ये मुझे पता करना है कि जो यूनिफॉर्म टू वर्कर्स होता है, क्या उस पे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा क्वेरी है जी, मिलेगा। यूनिफॉर्म टू वर्कर्स वेलफेयर मेजर है। इट इज इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और मिलेगा। एंड सेकंड थिंग है मेरा CSR एक्सपेंसेस, और एक क्वेरी मेरी है प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेके। सर सपोज सपोज आपकी रिटर्नर से फीस मैंने एडवांस में पे कर दी और बिल ले लिया, तो उसका अकाउंटिंग के हिसाब से हम उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस में डालते हो, मंथली हम उसको अकाउंट फॉर करते रहते हैं। तो क्या उस केस में डिपार्टमेंट कहीं चैलेंज कर सकता है कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस पे आपने एडवांस में ITC कैसे ले ली, क्योंकि सर्विसेज मस्ट बी अवेल्ड वाला जो कंडीशन लगता है, क्या वो इसमें चैलेंज कर सकते हैं इस बेसिस पे? हो सकता है अगर एडवांस में पे करा हुआ तो, बट उसका इम्पैक्ट 1 महीने या 2 महीने का ही है। सर 1 साल का भी हो सकता है। हाँ, सपोज मैंने आप जी जिन केसेस में एनुअल फीस किसी रिटेलर को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को क्योंकि सर ये इशू आता है मेनली AMC के केस में। जब हम मशीनों की AMC देते हैं तो कंपनी एडवांस में उसका AMC चार्ज ले लेती है एनुअल। जी। और उसको हम जो अकाउंट फॉर करते हैं मंथली बेसिस पे, उसको अकाउंट फॉर करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस में डेबिट करके। जी। तो कहीं मेरे माइंड में आ रहा था कि हो सकता है इन फ्यूचर डिपार्टमेंट उसको चैलेंज कर सके। देखिए, ये इशू GST लॉ में टेस्ट नहीं हुआ है और ये कंडीशन सर्विस टैक्स लॉ में थी नहीं कि जब यूज हो जाएगा या जब ड्यू हो जाएगा तभी उसका ITC मिलना है। जब सर्विसेज रिसीव हो जाएगी तभी उसका सेंडवेट क्रेडिट मिलना है। तो ये टेस्ट होना है, लेकिन आपका ये एप्रीहेंशन सही है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में या ऐसे सर्विसेज के केस में जिसमें सर्विसेज हमारे पास आई नहीं है, तो उन सर्विसेज में ITC डेफर करना बेटर है कि हम अपने 3B में उस ITC को विद इन द सेम ईयर लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में ले लें। थैंक यू। एक आपने CSR का पूछा था। जी। CSR
हम लोगों का व्यू ये है, मतलब स्ट्रिक्ट लीगल व्यू तो ये है कि CSR का ITC मिलता है, क्योंकि CSR मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट कि हमको CSR में खर्चा करना है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि CSR में हम जो भी खर्चा करेंगे वो हमारी एक 2% की जो लिमिट है कंपनी लॉ में, उस 2% के अंदर खर्चा होना चाहिए। तो अगर हम ITC लेते हैं तो हमारा खर्चा कॉरस्पॉन्डिंगली बुक्स में कम हो जाता है। मतलब कि अगर लेंगे तो नेचुरली खर्चा जो हम CSR अकाउंट में डेबिट करेंगे वो कम हो जाएगा, तो हमको टू दैट एक्सटेंट हायर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इसलिए कंपनीज हैव टेकन द कॉल कि CSR के जितने भी खर्चे हैं उनका ITC नहीं लेते। कॉमर्शियल रीजन से लोग ITC नहीं लेते, लेकिन थ्योरेटिकल या लीगल रीजन ये है कि उसका ITC मिलता है। हेलो जी। जी सर। हेलो अग्रवाल जी। प्लीज समय 5 बजे तक का है, 10 मिनट बाकी है, काफी हैंड रेज है। आलोक जी अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से आ जाए। मनोज कुमार जी, मनोज जी आप आ जाए। आप आए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कपिल सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कोई खरीदा जाता है तो कितने उसका ITC लेने के बाद कितने साल बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं? सेल कभी भी करें, लेकिन जब भी सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उस पर हमको GST पे करना होगा। नहीं, कहीं यहाँ जो मेरे लोकल सी हैं वो तो ये कहते हैं 3 साल से पहले शायद उसका आप सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ITC GST हम लोग उस पर क्लेम करते हैं मिलता है जो हमें ITC, वो 3 साल के अंदर जाके कुछ ऐसा कुछ कानून है इस तरीके का? शायद पैट में कुछ था कि 3 साल में एलोकेट होता था ITC, और आप कभी भी सेल करिए, कभी सेल करेंगे हेलो, आपको GST पे करना। लोग बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कपिल जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच बीच में कट रही है, और जो लोगों ने अनम्यूट किया हुआ उनके पास अपनी आपसी आवाजें हैं, उसको भी अब लोग जरा अपने को म्यूट कर लें, जिसका अनम्यूट है प्लीज। प्रेम जी फिर से सबको म्यूट कर दीजिए। प्रेम जी। हाँ जी, मनोज जी, फाइन ऑर्गेनिक्स रामपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट, मनोज जी की क्वेरी चल रही थी, वो पूरी हो जाए। मनोज जी सर। हाँ मनोज जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा कहना ये था, ये 3 साल का भी क्या कुछ कानून है कि इससे पहले सेल आउट नहीं कर सकते? कपिल जी आप म्यूट है। कपिल जी म्यूट है, ऑन करिए। जी देखिए, 3 साल का कानून अब GST लॉ में कुछ भी नहीं है। केवल एक बात है कि आप यूज करने के बाद में जब भी सेल करेंगे तो आपको दोबारा से GST पे करना होगा उसकी वैल्यू पर। मतलब सपोजिंग आपने 10 लाख रुपए का ट्रक खरीदा, 3 साल यूज करने के बाद में अगर उसको 4 लाख रुपए का बेचा है तो 4 लाख रुपए की वैल्यू पे आपको GST पे करना होगा। लेकिन 3 साल की या 2 साल की इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। ये मार्कंडे साहब। हेलो। हाँ, जिनके सवाल हो तो रेज डाउन करें प्लीज। जिनके सवाल हो गए हैं वो हैंड्स डाउन करें प्लीज। मार्कंडे साहब, हाँ बोलिए प्लीज। हेलो। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। वो सवाल हमारा ये है कि जो GST का हम लोग क्लेम ले रहे हैं, उसका क्लेम फिर बाद में नोटिस आ जा रहा है हम लोग पर। जो हमारी राइस मिल है, राइस मिल चलाते हैं जी, तो इस पर बोला जा रहा है कि GST में टैक्स नहीं है, आप टैक्स का क्लेम ले रहे हैं। तो देखिए, किसी भी ITC के लेने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल होने चाहिए। तो आपकी इंडस्ट्री में राइस तो एग्जेम्प्टेड है, और जो राइस ब्रान है वो टैक्सेबल है। हाँ, राइस ब्रान टैक्सेबल है, और राइस ब्रान का प्रोडक्शन होता है लगभग 5%। जी। तो आप जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे हैं, उसको 5% तक ही ITC ले सकते हैं।
उससे ज्यादा आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। अच्छा, आपका मेन रॉ मटेरियल है पैडी, तो पैडी पे कोई टैक्स पे नहीं होता, इसलिए आप आईटीसी ना ले तभी ठीक है, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसका मेन फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है वो आईटीसी ना ले तभी उसके लिए बेटर है। ठीक है, वही अगर हम लोग आईटीसी लिए तो उसका नोटिस आ रहा है जमा करने के लिए, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, ज्यादा आएंगे। आप मेन प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है इसलिए आप मत लीजिए आईटीसी। ठीक जी आयुषी सर, नेक्स्ट गौरव अग्रवाल। नहीं, आयुषी कुछ कह रही है। हाँ बोल रही हैं, आप बोले प्लीज। हेलो, बताइए आयुषी जी। थी जैसे कि जो भी हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे होती है उसमें जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एसी लग रहा है, ये तो अलग से कैपिटलाइज हो गया, छोटे छोटे स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हो गए, या जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, तो उसका हम ऑफिस ले सकते हैं क्या? हाँ, ये जो आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, आपने एयर कंडीशनर कहा, फैन है, स्विचेस है, बोर्ड्स हैं, ये जितने या फर्नीचर है, इन सबको आप रिस्पेक्टिव हेड्स में कैपिटलाइज करिए अपनी बुक्स में, इनको बिल्डिंग में मत कैपिटलाइज करिए। जो तार बिल्डिंग के अंदर से होके आ रहे हैं आपके स्विच बोर्ड तक, उसको तो बिल्डिंग में डालिए, लेकिन जो स्विच बोर्ड के ऊपर आप अपने स्विचेस लगा रहे हैं उसको बिल्डिंग में ना करके प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज करिए, तो आईटीसी मिलने की पूरी संभावना है। अभी ये मैटर टेस्ट तो हुआ नहीं है जीएसटी लॉ में, लेकिन उसमें जो भी इस तरीके के स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, उनका आईटीसी पूरा मिलने की संभावना है। आप अगर देखेंगे तो ये सब चैप्टर 85 के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स चैप्टर 85 के हैं, उनका आईटीसी पूरा मिलने की संभावना है। आपकी एक आध क्वेरी और भी थी कुछ आयुषी? एक क्वेश्चन ये और थी सर, जैसे हम कोई भी इंपोर्ट करते मान लीजिए, उस पे हमने ड्यूटी पे करी है विद जीएसटी जी, तो मान लीजिए उसमें हमारा जो भी आइटम है वो शॉर्ट निकला, तो क्या हमें उस पे जीएसटी का रिवर्सल करना होगा इम्पोर्टेड आइटम? शॉर्ट किस वजह से है सर? क्वांटिटी, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस मान लीजिए जैसे आ रहा है नेपाल से, मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है, उसमें हमने जैसे 1500 टन लोड कराई, यहाँ पे आके हमें 1400 ही समथिंग मिली, या मान लीजिए 50 टन का लॉस हुआ, तो उस पे क्या हमें जीएसटी पार्ट रिवर्स करना चाहिए? आयुषी, लॉसेस को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक तो वो लॉसेस हैं जो नॉर्मल लॉसेस हैं, जैसे there are certain products which are hygroscopic in nature, वो नेचर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से कभी तो उनका वेट बढ़ जाता है या कभी वेट घट जाता है। जैसे एक एग्जांपल है मोलेसिस, जो स्टोरेज के दौरान में उसका आधा % 1% वो क्वांटिटी कम हो जाती है, मोलेसिस एक्ट परमिट करता है ट्रांजिट लॉस के लिए। ऐसे ही है पेट्रोल डीजल के, जो टेम्परेचर के हिसाब से घटता है या बढ़ता है। तो ऐसे जो नेचुरल लॉसेस हैं उनमें तो हमको आईटीसी पूरा मिलना चाहिए। दूसरा है एबनॉर्मल लॉसेस की लीकेज हो गया, रास्ते में कुछ है चोरी, तो उसमें आपको आपके पास में गुड्स आई हुई है, ठीक है जी। सर नेक्स्ट आलोक जी, अग्रवाल। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, जो भी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, मोबाइल एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं, इसमें जीएसटीज है, फैक्ट्रीज के करार है उस पर जो जीएसटीज है, एम्प्लॉयज के ग्रुप इंश्योरेंस पे जो जीएसटी है, और जो कैंटीन अगर हम लोग अपनी एम्प्लॉयज की चला रहे हैं उस पर जो हम लोग को रॉ मटेरियल पे जीएसटी के अगर रहता है उस पर हमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा आईटीसी? आपने कई चीजें एक साथ पूछी। एक तो आपने कहा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम इंश्योरेंस है वो नहीं मिलेगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फायर का इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस, जो प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, वो आईटीसी मिलेगा। लेकिन या कैश इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है गुड्स के, वो सब आईटीसी मिलेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल एक्सपेंसेस मोबाइल कंपनी के नाम से होना चाहिए, एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीस मोबाइल्स हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, आईटीसी मिलेगा। और सर कैंटीन एक्सपेंसेस, इफ यू आर रनिंग अ कैंटीन फॉर एम्प्लॉइज, अगर कैंटीन मतलब देखिए कैंटीन फैक्ट्रीज में, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कुछ नंबर है कि 500 से ऊपर के जहां वर्कर्स हैं वहां कैंटीन को मेंटेन करना मैंडेटरी है। राइट सर। ऐसे केसेस में अगर हमने कैंटीन हम खुद चला रहे हैं और
उस कैंटीन से मटेरियल हम फ्री दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो जो गुड्स खरीद रहे हैं उसका आईटीसी मिलेगा। लेकिन कैंटीन से अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ दे रहे हैं और उस पर चार्ज कर रहे हैं तो उस पर 5% टैक्स है। मतलब कैंटीन सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, तो उस पर 5% टैक्स है। और 5% टैक्स की कंडीशन ये है कि आईटीसी नहीं मिलेगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हम खर्चा अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर रहे हैं, उस खर्चे से रिलेटेड अगर कैंटीन हमारी मैंडेटरी है अंडर एनी लॉ तो आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर हम कैंटीन चला के एम्प्लॉयज को से चार्ज कर रहे हैं, उनकी सैलरी से रिकवर कर रहे हैं, देन आईटीसी नहीं मिलता। सर लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं और फिर भी कैंटीन सर्विस दे रहे हैं तब तब आईटीसी नहीं मिलेगी। तब आईटीसी नहीं मिलेगी। जी जी ओके। और सर आपने एक बताया था कि होटल एक्सपेंसेस विद इन द स्टेट है, तो आउटसाइड स्टेट में अगर कोई होटल एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस से लेते, उस पे हम लोग आईटीसी ले सकते हैं? मैं आपकी दाद दूंगा कि आपने इतना माइन्यूट मेरी बात को पकड़ा कि मैंने बोला कि विद इन द स्टेट मिलेगा, एंड यू हैव राइटली इंटरप्रेटेड कि आउटसाइड स्टेट में नहीं कहना चाहता था। इसका मेन बात क्या है कि आउटसाइड द स्टेट जो होता है होटल में, वो है मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ द होटल है। यस। होटल अगर आप दिल्ली में गए, यूपी में अगर आप हैं और दिल्ली में गए तो वो दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाएगा। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूपी में हैं तो भले ही वो एड्रेस आपका यूपी का डाले, लखनऊ का डाले, लेकिन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो उस केस में दिल्ली होगा। तो इसलिए वो आपके CORS में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। आप लखनऊ में किसी होटल में रुकते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए, तो जो रूम रेंट पे आपको जीएसटी पे करना होगा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होगा, इसलिए उसका मिल जाएगा। राजीव मनीष जी आपके पास हाँ सर, दो क्वेरीज आई हैं हमारे पास सर। हाँ सर, मेरे पास 2 क्वेरीज आई हैं। कपिल जी मैं आपको हाँ कर लीजिए सर, आप कह लीजिए। नमस्कार सर, मैं आलोक अग्रवाल हूँ कानपुर से। जी जी सर अभी लेटेस्ट क्वेरी, मतलब इसके अलावा कुछ क्वेरी, अभी हम लोग बैठे हुए थे, आपकी मीटिंग सुन रहे थे, इसी बीच में फोन आया कि एक सेल्टेक्स SIB सचल दल ने गाड़ी रोक ली है। उसके अंदर में कुछ माल था, मतलब 5-5 हजार के 5-6 बिल थे, और उस बिलों में गाड़ी नंबर कुछ में लिखा हुआ था, कुछ में सही लिखा था, और एक बिल में गलत लिखा हुआ था। मतलब जिस गाड़ी से माल जा रहा था तो सब बिल जितने थे 5-5-6 हजार के थे, 50 से नीचे के थे। 6 बिल थे, 6 बिल में 3 बिल में गाड़ी नंबर ठीक लिखा था, एक में नहीं लिखा था और एक में गलत लिखा था। उस सेल टैक्स ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली कि साहब इसमें जो बिल नंबर है, बिल पे आपने गाड़ी नंबर गलत लिखा हुआ है। जी। तो पहले तो सर मैं इसके बारे में लॉ जानना चाहता, तो मैंने केवल उसको फोन करके, मेरे मित्र हैं मेरे पास आके बैठे थे, सुन रहे थे, तो मैंने कहा मेरी बात कराओ। तो उसने अपने ऑटो वाले को फोन करा और कहा कि आलोक अग्रवाल IAE से बात करना चाहते हैं। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा फोन करा तो ऑटो वाले ने कहा गाड़ी छोड़ दी, उन्होंने बिल की कॉपी रख ली है। तो सर ये तो खैर IAE का धन्यवाद कि वो IAE की वजह से गाड़ी छोड़ गई, लेकिन सर मेरे हिसाब से लॉ क्या है, क्योंकि अगर 5000 की बिल है। धन्यवाद तो अध्यक्ष जी का है कि अध्यक्ष जी के नाम से सब डरते हैं पूरे यूपी में। सर जी मेरे हिसाब से अगर 50,000 के नीचे की वैल्यू है, अगर वो ऑटो में बिल पे ऑटो नंबर नहीं लिख रहा है, गाड़ी नंबर नहीं लिख रहा है, तो भी वो वैलिड है। देखिए 50,000 से नीचे के अगर वो है तो बिल पे तो गाड़ी नंबर वैसे भी लिखना जरूरी नहीं है। जी जी, ये तो ई वे बिल में लिखा जाता है, गाड़ी नंबर तो ई वे बिल में लिखा जाता है। जी जी, है ना। अच्छा, तो जहां तक सप्लायर का सवाल है, उसको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है क्योंकि 50,000 से नीचे का है। लेकिन ट्रांसपोर्टर अगर 50,000 रुपए से ऊपर का माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर उसने 6 बिल का या 10 बिल का माल ट्रांसपोर्ट किया और उसमें टोटल की वैल्यू 50,000 से ऊपर हो गई, तो ट्रांसपोर्टर पे बिल जनरेट करना है। नहीं ट्रांसपोर्टर की बात नहीं, ये फैक्ट्री ये हो सकता है, फैक्ट्री से ऑटो में माल जा रहा था और अलग अलग पार्टियों का माल था। टोटल वैल्यू की ऑटो में टोटल वैल्यू 50,000 से नीचे थी। अगर टोटल वैल्यू 50,000 से नीचे की नहीं, तब तो जितना कहीं मेरा सवाल है कि हाँ, ईवीबी पे अगर 50,000 से नीचे का हमारा वैल्यू कोई बिल है तो उसमें हमको ऑटो का नंबर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कपिल जी, अक्सर होता क्या है कि हमारे चालान या बिल में हम लोगों ने एक कॉलम छोड़ा हुआ है, सपोज कि भाई ट्रक नंबर या व्हीकल नंबर, शायद वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा कि भाई व्हीकल का नंबर लिखा है कॉलम, लेकिन कॉलम खाली क्यों
लिखा हुआ है। कॉलम खाली मतलब मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो मैंडेटरी नहीं है कि हमको उसमें गाड़ी नंबर डालना है। सर लेकिन अक्सर पड़ा हुआ होता है, अक्सर पड़ा हुआ होता है। ये बात हो सकती है सुंदरानी जी, क्योंकि ऐसा होता है कि पुराने वाले लॉ में लिखना जरूरी था गाड़ी का नंबर, मतलब सेंट्रल एक्साइज लॉ में गाड़ी का नंबर लिखना जरूरी था। अभी गाड़ी का नंबर वो सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना जरूरी नहीं है जी। 50,000 से ऊपर में ही। तो अगर वो ऑटो वाला जो है वो ऑटो उसकी वैल्यू अगर 50,000 से नीचे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट दैट जिसमें गलत नंबर लिखा हुआ है। जहाँ गलत लिखा हुआ वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे डबल ट्रांसपोर्टेशन या लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग सकता है। लेकिन जहाँ नंबर मेरा जो मेन लिखा है वहाँ कोई इशू नहीं। मेरी मेन जो क्वेरी थी, अभी आपने पीछे बताया था कैपिटल गुड्स के लिए, तो मेरा फुटवेयर का है और आईटीसी जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में मेरा रिफंड होता है। तो कैपिटल गुड्स के सीन में मैं जानना चाह रहा था, जैसे आईटीसी तो मिलेगी नहीं, मतलब उसका आईटीसी हमको क्लेम भी नहीं मिलेगा और उसको हम कैपिटलाइज भी बेसिक वैल्यू पे करेंगे, क्योंकि जब इन्वर्टेड पे हम उसको रिफंड मांगेंगे तो रिफंड कैपिटल गुड्स को तो मिलेगा नहीं जी। तो क्या हम उसका आईटीसी अपने बुक्स में सबमिट तो कर सकते हैं, ताकि हमारे पास वो पुल्ड अप रहे, कल को कभी भी आगे के लिए अगर कोई इम्पैक्ट हो तो उसको हम आगे अवेल कर सकें। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि हमको आईटी इन्वर्टेड आपका इसलिए है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है। फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए आपका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का जो रिफंड का प्रोसेस है उसमें कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कंसीडर नहीं होता जी। लेकिन आप कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेके अपने पूल में अपनी किटी में रखिए, जिससे कि अगर ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वास्तव में खत्म हो जाता है आगे 1 जनवरी से तो आपको वो क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन्वर्टेड में भी उसका रिफंड चाहते हो तो बाद में बात कर लेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं खत्म ना हो सर 1 तारीख से, लेकिन बाकी पता नहीं। और इसी तरह से रिपेयर मेंटेनेंस है, ये जो भी और सर्विसेज हैं उसको भी हम अपने क्रेडिट में रखे रहे, ताकि अगर कल को आगे हमको यूटिलाइज करना हो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी जी। ओके, थैंक यू अग्रवाल जी। जी राजीव मणि जी आप पूछिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, 2 क्वेरीज आई हैं सर हमारे पास जी। एक क्वेरी कानपुर से है। म्यूट है अध्यक्ष जी, आपका म्यूट है। वो क्वेरी सर ये है कि मिसेस नथानी इंजीनियरिंग वर्क्स इन्होंने जो अपना टैक्स रिफंड ये आईटीसी क्लेम किया उसमें कैपिटल गुड्स और सर्विस दोनों की आईटीसी क्लेम कर लिया। बाद में डिपार्टमेंट ने बताया या इनको खुद जब पता चला अपने उसका, तो जो अनड्यू आईटीसी क्लेम किया था उसको विद इंटरेस्ट जमा कर दिया जी। जो कैपिटल गुड्स की आईटीसी थी वो इनके लेजर में शो नहीं हो रही है जी जी। तो डिपार्टमेंट कहता है कर देंगे, लेकिन ये प्रोसीजरल है। मैंने उनको बताया भी कि आप अपने असेसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट में रहिए तो आपको जो है वो मिल जाएगी। जी जी। जितना भी वो गलत जो सर्विस का जी जो भी गलत रिफंड मिल गया था उसको रीपे तो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में उसका रिफंड एलिजिबल नहीं था। लेकिन जी जी रिक्रेडिट उसके बाद में जब उन्होंने उसको रीपे कर दिया है तो अपने असेसिंग ऑफिसर से कहें कि आरएफडी 5 मतलब जो हमारा रिफंड का मैकेनिज्म है उसी में वो रिक्रेडिट करने का उनको अधिकार होता है कि जितना भी अमाउंट रिजेक्ट है इट अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। तो जितना भी हमारा रिजेक्शन हुआ है उसका वो आईटीसी दोबारा से क्लेम कर ले। हाँ जी वही मैंने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी उस अफसर से बात करा दीजिएगा और ये प्रोसीजरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताएं। दूसरी क्वेरी आई है सर आगरा से। जी आगरा से ये आई है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे बिजनेस के सिलसिले में ई वे बिल का प्रयोग किया जाता है जी। और ई वे बिल के प्रयोग करने में माल को मंगाया जाता है और अपना GSTR-1 जब दाखिल करते हैं तो सारी खरीद उसमें दर्ज होती है जी। उसके बाद फॉर्म 3B भरा जाता है तो 3B में सब आईटीसी वगैरह का कैलकुलेशन किया जाता है।
जी। तो फॉर्म 3B में और GSTR1 में और ई-वे बिल में इसके रिकंसिलेशन में जहां कहीं भी डिफरेंस आ रहा है उसके आधार पर सिस्टम जनरेशन सेक्शन 61 में नोटिसेज आ रही हैं। तो उन्होंने कहा इससे क्या है, हमारे उद्यमी एक तो परेशान हो जाते हैं, GST की नोटिस आ जाए तो अपना काम छोड़ के वो उसमें लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि एक क्वेरी तो हो सकती है कि अगर मान लिया आपने माल मंगाया और माल आपने वापस कर दिया तो क्रेडिट नोट जारी किया या डेबिट नोट जारी किया, तो वो चीज या तो अपने कंसर्न सेक्टर को या जो क्वेरी आती है उसको आप ऑनलाइन पोर्टल पे आप दे दीजिए। और उसके बाद और लेकिन सेक्शन 61 में नोटिस आना, ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे। नहीं देखिए त्रिपाठी जी ना, तो ये 2 क्वेरीज हैं जो मेरे पास आई हैं। सेक्शन वो सदस्य हैं क्या जिनकी ये क्वेरी है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि सेक्शन 61 इस बात का है कि जो रिटर्न्स फाइल्ड हुए हैं, जो हमारे GSTR1 GSTR3 भी फाइल हुए हैं, या जो पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे स्क्रूटनी करके अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसका नोटिस अधिकारी दे सकता है। इट इज नॉट ए शो कॉज नोटिस, इट इज अ सिंपल notice under section 6. It is simple query from the GST department. Seeking explanation from the client, from the RCC, कि भाई आपको क्या इसमें मतलब कहना है। अच्छा, अब जहां तक ई-वे बिल का सवाल है, ई-वे बिल में जो डिफरेंस आते हैं वो मेनली 2 कारण से हैं। एक तो है कि जैसा आपने कहा कि क्रेडिट नोट इशू हो गया तो वैल्यू कम हो गई हमारी उसमें डॉक्यूमेंट में, या दूसरा होता है कि हमको बहुत बार ई-वे बिल कैंसिल करने पड़ जाते हैं। मतलब ई-वे बिल जनरेट किया और ई-वे बिल कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो रिकंसाइल नहीं हो पाता है। हाँ, तो कैंसिलेशन की वजह से एक तो रिकंसाइल नहीं होता, दूसरे कैंसिलेशन को डिपार्टमेंट मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी चकारी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल पहुंच गया और ई-वे बिल कैंसिल, कि माल पहुंच गया और ई-वे बिल कैंसिल कर दिया। तो उसको हमें जस्टिफाई करना होता है कि भाई ये सर्कमस्टांसेस थे जिसमें हमें कैंसिल करना पड़ा, गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया या गाड़ी नंबर गलत हो गया तो हमने तुरंत ही कैंसिल कर दिया था, तो जस्टिफाई करना पड़ता है। बट सेक्शन 61 इज ए वेरी कॉमन नोटिस, खूब आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से शो कॉज नोटिस में कन्वर्ट हो रहा है ऐसा नहीं है। बाकी तो हम सब लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट अगर कोई नोटिस देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ और पर्पस भी होता ही है। जी, मैंने यही एडवाइस किया है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपनी क्वेरीज को दीजिए और उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज। तो यही 2 क्वेरीज थी जो मैंने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। कपिल जी, एक अभी मैंने कुछ टाइम पहले मुझे याद आ रहा है कि पेपर में मैंने पढ़ा था, किसी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का जजमेंट था कि अगर कोई 2 स्टेट में काम कर रही है कोई भी फर्म, तो उसको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए अगर दूसरे स्टेट में हमारा कोई बिजनेस प्रोमिसेस है, हम वहां पे या तो गुड्स को स्टोर कर रहे हैं या वहां से गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो हमको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन अगर हम यूपी में बैठे हैं तो यूपी में बैठ के हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के यूपी में बैठ के हम कहीं भी हिंदुस्तान में से गुड्स प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम दिल्ली में जाके अपना ऑफिस खोलेंगे या दिल्ली में अपना कोई गोडाउन बनाएंगे तो हमको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, नहीं वो तो था उसमें, लेकिन कुछ ऐसा था कि वहां भी उसका ऑफिस था, उसने वहां भी कुछ इनकम जनरेट की उस स्टेट में, और फिर भी उसको कहा कि नहीं इनकी मेन स्टेट से ही जहां पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए वहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा था। अब मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन शायद आपने कहीं पढ़ा हो तो इसलिए मैं पूछ। देखिए अगर हमारा केवल सेल्स ऑफिस है लेकिन गुड्स की सप्लाई केवल यूपी से हो रही है तो जरूरी नहीं है। अगर वहां पे हम केवल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वहां पे जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा गुड्स का स्टोरेज है या हम वहां से इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तब फिर हमको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ जो क्वेरीज अभी रह गई है, सुरेश गुप्ता जी का कुछ आ रहा है। हाँ, सुरेश जी कह रही है, सुरेश जी प्लीज। हेलो हेलो, अर्पित जी का कुछ है? सर ये मैं इनसे नंबर शेयर कर लेता हूँ आपका, बिकॉज स्मॉल सेशन ऑन मैनिफेस्टो। जनरल सेक्रेटरी साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछूं?
अगर जो इफ यू परमिट मी। एक तो कपिल जी नमस्कार, अध्यक्ष जी को भी नमस्कार, और जनरल सेक्रेटरी और जितने भी हमारे सब साथी लोग बैठे सबको नमस्कार। सर 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे वर्दी का आपने बताया कि हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे उसमें जूते भी आते हैं। हमारा केमिकल का काम है, उसके अंदर प्रिविलेज होती है ऑयल वगैरह की, तो उस ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जूते की और ऐसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनके ऊपर क्या हम उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे। दूसरा एक ये था कि जो हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं अपने अधिकारियों को कहिए या अपने जितने भी बाहर के क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारा काम होता है, तो नेचुरली न्यू ईयर पे या दिवाली पे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि उस पे आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता, तो उनको हम किस हेड में लें। प्रमोशनल, हम तो अभी तक प्रमोशनल एक्टिविटी में ले रहे थे, तो अब उसके अंदर अगर जो हम इसका क्लेम कर चुके हैं वो तो हम आपने जैसा बताया कि उसको वापस कर दें, वो तो हम कर लेंगे। जी। लेकिन जो हम खाना अपने कोविड के दौरान या ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि अपने वर्कर्स को हम खाना बाहर से खरीद के अपनी फैक्ट्री में प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ किचन तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हम उसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। 2-3 चीजें ये मेरे लिए अहम है। नहीं, जो फूड का है आईटीसी वो नहीं मिलना है, मतलब एम्प्लॉइज के केस में, वर्कर्स को भी देने में। हाँ जी, वर्कर्स को देने में भी आईटीसी नहीं मिलना है, और प्रमोशनल आइटम जो गिफ्ट वगैरह है उनका भी नहीं मिलना है। लेकिन जो सेफ्टी के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने जूते खरीदे या कोई भी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उनका आईटीसी हमको मिल जाएगा। और जैसे हम दैट इज नेसेसरी फॉर लेकिन भाई साहब अगर ये गिफ्ट अगर अपने साथियों को देंगे, मेंबर्स को देंगे, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकेंगे। आप हमें देंगे तो मैं आपके नाम ही दिखा दूंगा फिर। अच्छा, एक चीज और थी कपिल साहब इसके अंदर कि जैसे हमारे ऑफिस इक्विपमेंट हैं, इन्वर्टर्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, इन्वर्टर्स में बैटरी हम लोग खरीदते हैं समय समय पे, तो ये इस पे तो हमें आईटीसी मिलेगा ना? हाँ जी, मिलेगा। थैंक यू। क्योंकि कंज्यूमेबल है, 2 साल बाद खराब या 3 साल बाद खराब हो जाते हैं। वो आप 99% तो बुक्स में कैपिटलाइज किया जाता है, लेकिन अगर कैपिटलाइज नहीं भी किया गया है तो भी आईटीसी मिलना है। थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जरा प्लीज, आधा 1 मिनट में आपने अपनी बात को समाप्त करें, काफी अगली नेक्स्ट मीटिंग होनी थी जरूरी। प्लीज जिनके हैंड रेज है 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें प्लीज। हेलो सर। हाँ सर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। एक, अगर कोई डीटीए सप्लायर ऐसी साइड में माल सप्लाई कर रहा है जी, तो 50,000 से नीचे पे भी क्या उसको ई वे बिल बनाने की जरूरत होगी? एक बार चेक करना पड़ेगा, बट शायद जरूरत है। मतलब ऐसी डेट के केस में ई वे बिल का एक्सेप्शन वो है, जरूरत पड़ेगी। आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। सर मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। 1 मिनट, अर्पित जी का क्वेश्चन पूरा हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर। कैपिटल गुड्स पे आईटीसी हम लोगों ने क्लेम करी थी, और अब साल भर के बाद में उसको जो है मतलब आधे रेट में हम लोगों को बेचना पड़ रहा है किसी वजह से, तो उसके ऊपर मतलब जो हम बेच रहे हैं उस पे तो हम आईटीसी का मतलब उनसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब जीएसटी जिनको बेच रहे हैं, तो क्या बाकी का आईटीसी हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा या फिर? नहीं, जितने में आप बेच रहे हैं, जिस प्राइस में बेच रहे हैं उस प्राइस पर जीएसटी पे कर दीजिए, बस। रिवर्सल कोई नहीं करना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, सुरेश कुमार गुप्ता। जी बोलिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बहुत जोर से, फटाफट। अध्यक्ष जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर एक मेरा क्वेश्चन था, ये जो अगर हम फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है, जिसमें आयरन, सीमेंट और ये सब खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर आईटीसी क्लेम का क्या बाई लॉज है? नहीं मिलेगा सर। सुरेश जी आपने लगता बाद में ज्वाइन किया, ये पहले बताया गया था कोई भी कैपिटल गुड्स पर किसी चीज पर भी, चाहे सेट डालें चाहे कुछ भी डालें, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा भाई साहब। बिल्डिंग और शेड से रिलेटेड जो स्टील, ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट है, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। अच्छा, सलभ जी या सुमनेश जी फटाफट देख लीजिए, 2 लोग रह गए हैं।
अलीगढ़ से प्लीज बताएं। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, जैसे मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट का ही काम है। एक यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है कि उनके कुछ लोगों के जो मटेरियल है एक्सपोर्ट जो किया उन्होंने वो वापस आया है जी। किसी भी वजह से, क्वालिटी क्लेम्स है या कुछ है की वजह से वो वापस आए हैं। तो उसके लिए हमें जैसे बॉम्बे जब माल वापस आता है, बॉम्बे से अलीगढ़ वापस लाने के लिए उसका ई वे बिल किस तरह से जनरेट होगा और चालान किस तरह से बनेगा उसका? क्योंकि जी एक डिलीवरी चालान बनाइए फ्रॉम बॉम्बे। डिलीवरी चालान कौन बनाएगा सर? क्योंकि जिसके यहाँ गुड्स वापस आ रही है वो हमारे जैसे मैं जैसे ओनर हूँ, मैं कंसाइनर हूँ, आई एम द शिपर। ठीक है, मेरा माल गया, मेरा शैलजा इंटरनेशनल के नाम से फर्म है और गया माल वापस आ गया, तो बॉम्बे से कौन किसके नाम से, मतलब शैलजा इंटरनेशनल ही टू और फ्रॉम दोनों में शैलजा इंटरनेशनल ही पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि गुड्स वापस किस स्टेज से आई? पोर्ट से वापस आ गई या पोर्ट से वापस? पोर्ट से ही वापस आया है। पोर्ट से ही वापस आ गई जी। मतलब सब तरह के केसेस हैं, कई बार पोर्ट से भी वापस आ रहा है, कई बार रिजेक्शंस भी हो रहे हैं लोगों के व्हिच दे आर रिसीविंग बैक फ्रॉम द बायर इटसेल्फ। तो दोनों शलभ जी, रिजेक्शन के केस में तो जब इंडिया में आएगा तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी। हाँ, इसमें भी जी, भले ही जीएसटी जीरो पड़े, मतलब IGST जीरो हो, लेकिन बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी। बिल ऑफ एंट्री तो सर इसमें भी हो रही है। बिल ऑफ एंट्री तो जो पोर्ट से वापस आ रहा है उसकी भी बिल ऑफ एंट्री बन रही है। तो अगर बिल ऑफ एंट्री बन रही है तो फिर उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे बिल बन जाएगा। नहीं सर, ई वे बिल का समझ में नहीं आया सर, ई वे बिल किस तरह से जनरेट होगा? क्योंकि ई वे बिल में सेंडर डिस्पैच फ्रॉम बिल टू बिल किस तरह से होगा वो समझ में नहीं आ रहा। उसमें जो आपकी शैलजा एंटरप्राइजेस कंपनी है, शैलजा एंटरप्राइजेस ही वो होगी, कंसाइनर होगी, और शैलजा एंटरप्राइजेस ही कंसाइनिंग होगी। तो सर बॉम्बे का एड्रेस क्या डालेंगे आप उसमें? एड्रेस आप अपना यही का अपना ही डालिए, जो आपका CHA डालिए। मतलब एड्रेस दोनों केस में सेम रहेगा जो हमारा एक्चुअल एड्रेस है? केयर ऑफ एड्रेस है ना, जैसे CHA का जो एड्रेस है वो केयर ऑफ करके डाल दीजिए। अच्छा। और GST मतलब URP में आएगा, अनरजिस्टर्ड परचेज में आएगा फिर वो? URP तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब सर वो तो फिर लॉक हो जाता है ना, अपना GST नंबर डालते ही वो लॉक हो जाता है। तो उसमें क्या है ना कि ये आपकी टाइप है जी, मतलब दिस इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है, केवल डिलीवरी चालान के बेसिस पे हो जाएगा। राइट, डिलीवरी चालान और ई-वे बिल से हो जाएगा। अगर और फिर भी कोई दिक्कत, बिल ऑफ एंट्री, तीन चीजें होती है सर। बिल ऑफ एंट्री इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर फिर भी आपको ई-वे बिल जनरेट करने में कोई दिक्कत हो तो आप फोन कर लीजिएगा, मैं अपनी फाइलिंग टीम से, कंप्लायंस टीम से आपकी बात करा दूंगा, वो उसमें असिस्ट कर देंगे आपको। ओके ओके। अशोक सर, इनका नंबर मेरे को प्लीज भेज दीजिएगा। सर वेबसाइट से ले लीजिएगा सर, वेबसाइट में सब होता है। वेबसाइट ओके 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 वेबसाइट यूज करना सीखिए। अभी मैं आपको मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई आप जो कुछ कहेंगे केवल एक सुमनेश जी के बाद, इसके बाद इसको इस सेशन को समाप्त कर जाए ताकि दूसरा सेशन चालू हो सके। बाकी डायरेक्ट नंबर लेके बात कर ली जाए क्योंकि एक 5 बजे जरूरी मीटिंग थी, वो भी चलनी है। सुमनेश जी प्लीज। सुमनेश जी। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो GST का नहीं मिलेगा, अगर वो दिवाली की आवाज कट रही है, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। सुमनेश जी आपकी आवाज कट रही है। सुनमेश जी म्यूट हो गए। सुनमेश जी म्यूट, अनम्यूट करिए अपने को। हेलो। अभी इशू है जो पंकज जी ने भी उठाया था निवर्तमान, उसके ऊपर GST का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट वर्कर्स के लिए है या लेबर के लिए है, उस केस के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेबर के लिए अगर है तो नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
गिफ्ट किसी को भी देंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन गिफ्ट अगर तो नहीं मिलेगा। जैसे अभी बात हो रही थी कि शूज हमने सेफ्टी पर्पस के लिए अपने वर्कर्स को दिए, तो हाँ जी, या सेफ्टी या यूनिफॉर्म अपने वर्कर्स को दिए, हमारे यहाँ की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बिजनेस प्रैक्टिस है, तो उन चीजों का मिल जाएगा। पर अगर हम गिफ्ट उनको अपने घर पे ले जाके यूज करने के लिए दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। इसी तरीके से अभी आया था इशू कि नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर नहीं मिलेगा। वेरएज अगर हम रिपेयरिंग के काम के लिए एसी लगवाते हैं या कुछ और लगवाते हैं, क्या उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, एयर कंडीशनर तो आप कहीं भी लगवाइए, कभी भी लगवाइए, आपको आईटीसी मिलेगा। बिल्डिंग आवाज कट गई, सॉरी आवाज कट गई। एयर कंडीशनर का आईटीसी तो आपको मिलता ही है, मतलब चाहे आप नया खरीदें और चाहे रिपेयर कराएं। और बिल्डिंग का जब भी आप आईटीसी, बिल्डिंग में अगर रिपेयर करा रहे हैं तो आईटीसी मिलेगा, नया बना रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अंदर मतलब है कोई भी प्लांट, कुछ भी एसी भी लगा रहे हैं उस पे भी मिलेगा मतलब है। अब प्लांट एंड मशीनरी अगर इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे हैं तो क्या उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? नई बिल्डिंग के अंदर नहीं, एग्जिस्टिंग यूनिट के अंदर अगर एडिशन कर रहे हैं, मिलेगा मिलेगा। थैंक यू। कपिल साहब प्लीज इसको, जिसको भी बात करनी होगी हम लोग दोबारा आपके नंबर शेयर कर देंगे, और राज जी प्लीज बाद में कर लेंगे इसको। सुरेंद्र जी, अभी हम लोग जो है एक दूसरी मीटिंग जरूरी करने जा रहे हैं, 5 मिनट की मीटिंग है केवल, उसके बाद फिर बात की जा सकती है। नीरज जी शुरू कराइए। अच्छा सर, मैं 1 मिनट कह रहा था, वैसे इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ जी प्लीज। क्वेरीज ऑन चैट बॉक्स ऑल्सो, उनको भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं। राजीव मनी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको नोट करके कपिल सर से उनके आंसर लेकर उनको सबको रिप्लाई कर दिया जाए। और कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम टेकअप कर सकते हैं या इंटरमीडिएटली। मैंने फोन नंबर भी लिख दिया कपिल जी का ऑन द चैट बॉक्स, वो शेयर करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। कपिल जी इज वेरी ओपन ऑन दीज इश्यूज। प्लीज सर। नाइस ऑफ यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रीवियस सेशन, बहुत ही एनलाइटनिंग टॉक थी। नाउ ओवर टू सीनियर वीपी साहब। धन्यवाद दिनेश भाई साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत अच्छी हमारी कपिल जी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सभी के लिए की। इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा कपिल वैद्य जी से। कुछ चीजें जो क्लैरिटी थी वो भी मेरे को क्लैरिटी मिली। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, जैसे हम सभी को मालूम है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम पिछले 2-3 महीने से काफी प्रयास कर रहे थे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको हम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में सम्मिलित कराना चाहते हैं। तो अध्यक्ष जी ने लगभग जुलाई में इस कैंपेन को स्टार्ट कराया था। हमने अलग अलग सीईसी में अलग अलग चिंतन मनन किए, मंत्रणा करी और कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए। उनको अब हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए हम सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ इफेक्टिवली एक कैंपेन के रूप में हम अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने एक मन रखा कि हम सभी, जितने भी हमारे चैप्टर चेयरपर्सन हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, अगर जिस तरीके से हम उनके घोषणा पत्र में अपने पॉइंट्स भेजना चाहते हैं, इस चीज को एक बार सभी के सामने रखा जाए तो ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा रहेगा। उसी में ही हमने इस प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है, इसको मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए इसको हमने 4 हेड में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले 21 दिसंबर 2021 को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की, हम सभी चैप्टर्स में, सभी चैप्टर लेवल पे जितने भी हमारे चैप्टर चेयरपर्सन यहाँ पर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 21 तारीख को एक साथ 11 बजे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी IAEA के चैप्टर है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नोट हिंदी और इंग्लिश में केंद्रीय कार्यालय द्वारा
आप सभी के पास भेजा जा चुका है, और जिनके पास नहीं पहुंचा है वो मेरे से बात करके या केंद्रीय कार्यालय में संपर्क करके हम चारों से, अध्यक्ष जी, महासचिव महोदय, ट्रेजरर महोदय, मेरे से संपर्क करके वो ले सकते हैं। तो एज ए स्टेप 1 हम लोग 21 दिसंबर को 11 बजे पूरे प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और एज ए स्टेप 2 फिर जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस चैप्टर में जो भी विधायक है या एमपी या राज्यसभा के एमएलसी या एमपी ऑफ राज्यसभा, इन सबको, जो कि केंद्रीय कार्यालय आपको डाटा भी उपलब्ध कराएगा, इसके अलावा जितने भी पार्टियों के जिला अध्यक्ष हैं उन सभी को एक लेटर चैप्टर चेयरपर्सन अपने द्वारा वहां पे देंगे। इसमें सभी जितने भी प्रदेश में हमारी जो मेन राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो जिलाध्यक्ष हैं उनको चैप्टर लेवल पर, एमपी एमएलए को चैप्टर लेवल पर, चैप्टर चेयरपर्सन और जितने भी सीनियर्स हैं हमारे उनके साथ मिलके एक बार वो घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे आईएए के प्रस्तावों को वे लोग अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में स्थान दिलाने के लिए अपने यहाँ से भी भेजें। और एज ए चैप्टर 4 फिर ये जब आप लोगों ने सब जगह पे भेज दिया उसके बाद जितने भी चैप्टर चेयरमैन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने या जिन नेताओं को उन्होंने भेजा है या दिया है घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए हमारे पॉइंट्स, उनको एक आईएए के फॉर्मेट पर उसमें चैप्टर का नाम, पार्टी का नाम, किस पार्टी के किस पदाधिकारी को आपने दिया है, उनका अगर पद हो सके तो पद, और अगर हमारे को उनका डाटा मोबाइल ईमेल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे क्या रहेगा कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक अपने केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध होगा, जिससे आने वाले टाइम में हम उसका उपयोग कर पाएंगे। मैं इसके साथ अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आप इस पर एक बार सभी का मार्गदर्शन भी करें और किस तरीके से हमें इसे कैंपेन के रूप में लेके चलना है। जितने भी हमारे चैप्टर चेयरमैन, हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर, हमारे डिविजनल चेयरमैन और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष लोग उपस्थित हैं, उन सभी को आप एक बार को मार्गदर्शन दे जिससे कि किस तरीके से हमें इस कैंपेन को लेके चलना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप धन्यवाद भाई नीरज जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात को रखा। मेरे स्क्रीन पर उपस्थित सभी चैप्टर चेयरमैन, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। हम अपनी बात नहीं कहेंगे ये समझ के कि भाई हम भाजपा से हैं, हम सपा से हैं, हम कांग्रेस से हैं। हम किसी से नहीं है। अगर हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम सब कुछ हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी हमारा डेलीगेशन युगांडा गया था। मैं समझता हूं कि जिस तरह से वहाँ के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष लोगों ने हम लोगों का खैर मकदम किया, जिस तरह से बुलाया, बैठाया, बात करी, जबकि हम किसी गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं गए थे, डायरेक्ट गए थे। इसके बावजूद भी हम लोगों को जिस ढंग से हमको उन्होंने सम्मान दिया, इसलिए दिया कि हम इंडस्ट्रीज वाले थे। अब घर का जोगी जोगिया, बाहर का जोगी सीधे वाली स्थिति है कि इंडिया में तो केवल जो लोग, जिन लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं रखा है उसको अपने आप को म्यूट कर ले, ताकि हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे हम वहां पर गए थे तो हम लोगों को वेलकम करना, एयरपोर्ट से लेकर छोड़ने तक सभी चीजों में उन्होंने बहुत विशेष ध्यान रखा। और अगर आज हम वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, जमीन फ्री में मिलेगी, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वेट टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारी सुविधाएं छूट दे रहे हैं। हम नहीं कहते कि हमारी सरकार दे, लेकिन जो चीजें हिंड्रेंस पैदा की हुई हैं, छोटी छोटी चीजें जब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी में भी है,
अब इन्होंने 25% लगा रखा कि हम आपसे माल खरीदेंगे एमएसएमई से। लेकिन भाई साहब जब मौका आता है ना तो बड़ी कंपनी वाले ऐसी ऐसी शर्तें लगवा देते हैं कि बिस्कुट खरीदा जाना पार्ले का ही होना चाहिए, और हम लोग नहीं खरीद पाते, हम लोग नहीं सप्लाई कर पाते। जब पार्ले का बिस्कुट लेना उन्हें तो हम तो दे नहीं पाएंगे। इस तरह से किसी ना किसी तरीके से जेम पोर्टल में सरकारी खरीद में ये लोग बहाना लगा के हम लोगों को बाहर कर देते हैं। इसकी पारदर्शिता नहीं होती है। हमने कहा कि अगर वाकई में आप हमारी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं एमएसएमई की, तो निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों से एक फ्री होल्ड की मांग की जा रही है जमीनों के बारे में। कई बार ये अपने उद्बोधन में कहते हैं कि हमने कर दी, हो गई है। 1 तारीख को जब मैंने चार्ज लिया था तब माननीय खन्ना जी आए थे, उन्होंने पूछा था उसी समय टेलीफोन मिला के कि जो इंडस्ट्रीज की लैंड है, डीआईसी की लैंड है, उस पर बताया गया था साहब वो तो फ्री होल्ड का प्रोविजन कर दिया गया, डिक्लेयर होना बाकी है। अब उसको 6 महीने हो गए। जब भी हम जाते हैं सहगल साहब के पास, अब प्रोसेस में चल रहा है, अप्रूवल होने के लिए गया, अभी तक नहीं हो पाया। मीन्स हमारा कहना है कि चाहे वो डीआईसी की लैंड हो, चाहे यूपीसीडा की लैंड हो, उन सब में फ्री होल्ड के प्रोविजन होने चाहिए। हम 50-50 साल से, 40-40 साल से वहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं। आज हम किसी को किराए पे अपनी जमीन दे देते हैं, 10-15 साल बाद उससे हम कुछ कह नहीं पाते, और आज हम लोगों को लीज पर जमीनें हैं, उसको हम लोगों को कुछ भी थोड़ा सा डिवीजन करना है, प्रोडक्शन करना, कुछ भी काम करना, सैकड़ों इंडेंस उस पर है। ये फ्री होल्ड होना चाहिए, इसकी हमारी डिमांड है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे ऊपर भवनों के ऊपर हाउस टेस्ट की है। जो बिल्डिंग हमारी नगर पालिका परिषद के अंदर आ जाती है, इतना ज्यादा उसके साथ, मतलब समझ लीजिए जैसे कि टेरिस के साथ व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। 7 गुना, मकान से 7 गुना ज्यादा हम लोगों पर टैक्स पड़ जाता है। कितनी बार हम उनको लिख के दे चुके हैं, बता चुके हैं, उनकी समझ में आता नहीं कि हमने 3 गुना ले रहे हैं, 7 गुना आप कैसे कह रहे हैं। ना डिप्रिसिएशन पर होता है, किसी हर तरीके से हम लोगों के ऊपर हाउस टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। इसके लिए हमने लिखा हुआ है कि इसको डिटेल में, कि इसके ऊपर हाउस टैक्स के ऊपर द्वारा वो वार्ता करें, समझे और देखें। और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं। अब हमारा रूफटॉप के ऊपर है, एक तरफ तो कहते हैं कि आप सोलर से बिजली बनाइए, और कई जगह भाजपा की गवर्नमेंट है, वहां पर ऑलरेडी नेट मीटिंग हो रखी है। हम जब बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह देते हैं हम नहीं देंगे। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, नहीं देंगे। क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट में से पहले भी कहा मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं बंधुआ भी नहीं हूँ। ये चीज मानसिकता आपको अपने आप को दर्शानी ही पड़ेगी। अगर हम ये कहेंगे भाई ठीक है, जो वो चाह रहे हैं वो सब सही है, कोई बात नहीं है, अगर हमने रूफ टॉप पे लगा दिया है सोलर, तो उसकी नेट मीटिंग होनी ही चाहिए। अन्यथा जो बिजली हमारी बच रही है, बेकार जा रही है, उसका नेशनल लॉस भी है, इसको समझना चाहिए। लेकिन इनके अधिकारी इनको समझा देते हैं, इनको मानने के लिए तैयार नहीं होता है हमारे लिए। और ये कि इंडस्ट्रियल लैंड को कैसे ये लोग डेवलप करें, मैंने इनको काफी समझाने की कोशिश की है। हरियाणा में एक सिस्टम है कि जो भी एक्सप्रेस हाईवे या कोई भी हाईवे के किनारे गांव है, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, उन्होंने उस जमीनों को केवल और केवल रेड लाइन से किसी नक्शे पे बना दिया है कि यहाँ पर इस जमीन पर कोई भी डेवलपमेंट करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कोई धारा, मतलब धारा 80 के अंतर्गत कोई डिक्लेरेशन नहीं कराना पड़ेगा, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। उससे किसानों को कीमत ज्यादा मिलती है, इंडस्ट्रीज के लिए लैंड मिलती है, उस गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। ये बात मैंने पहले दिन ही अवस्थी साहब को बताई थी, सहगल साहब को बताई थी, और आज भी बता रहा हूँ कि जितने भी एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, उसको बजाय ये जमीन खरीदें किसानों से, फिर उसमें भ्रष्टाचार हो, फिर उसको बेचें, फिर डेवलप करें, फिर उसमें भ्रष्टाचार हो, फिर साली 100 रुपये की चीज 500 रुपये में देंगे, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी जमीन डायरेक्ट खरीद लें किसान से बिना किसी दिक्कत के। केवल एक एरिया को डिमार्क कर दें कि ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज हो सकता है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लैंड बैंक अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगा। और उसके अलावा एक जो जिसकी हर एक आदमी की समस्या है, फायर की एनओसी है, पॉल्यूशन की एनओसी है, बॉयलर की, किसी चीज की एनओसी लेने जाइए, हर चीज में ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन मिलिए, तब समाधान होगा। बहुत सारी कंट्री में, बहुत सारी स्टेट में, इवन गुजरात में ऐसा हो चुका है कि थर्ड पार्टी बना दी गई है। जैसे पहले मोबाइल है,
पहले BSNL से कनेक्शन मिलता था, मिलता ही नहीं था, 1 साल की लाइनिंग लगी रहती थी। आज सवेरे सोचिए कि हमें कनेक्शन लेना इमीडिएट मिल जाएगा। इसी तरीके से फायर की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी एजेंसियां लगा दी जाएं। वो कोई धोखे देके नहीं काम करेंगी कि सरकार को धोखा देंगी, सरकार के नियम के अनुसार ही काम करेंगी। लेकिन आज अगर मेरे को 20 लाख रुपए का मेरी फैक्ट्री में, मेरे होटल में अगर फायर इक्विपमेंट्स लगाने हैं, मैं 25 के लगा दूं, 50 के लगा दूं, सोने चांदी के लगा दूं, जब तक आप फायर ऑफिसर को पैसा नहीं देंगे समाधान होने वाला नहीं। अगर मैंने इस चीज को, मेरा ये कहना है कि अगर आपने किसी भी बड़ी एजेंसियों को लगा दिया, 5, 6, 10 एजेंसियों को, मैं उनके पास गया कि साहब मुझे एनओसी चाहिए, 20 लाख का सामान लगेगा, 20 लाख का लगेगा, कोई 20 का कोटेशन देगा, कोई 21 का देगा, कोई 22 का देगा। आप अपने क्वालिटी को चेक कीजिए, अपने हिसाब से लगवा लीजिए, आपकी एनओसी हो गई। इसी तरह पर मतलब पॉल्यूशन में भी हो जाएगा, इसी तरह बॉयलर में हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक नई बीमारी लगा दी गई, मंडी शुल्क पहले हटाई गई फिर लगा दी गई। बहुत सारे लोग शायद इससे पीड़ित ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है, जिनकी इंडस्ट्रीज मंडी समिति के बाहर है, उसके ऊपर भी पुनः 1.5% टैक्स लगा दिया गया है। कोई कारण ही नहीं बनता। मंडी शुल्क उसके ऊपर होता है जिसपे कि हमने उनसे सुविधा ली है। जैसे अगर नगर पालिका परिषद वहां से खत्म कर दी गई हो, उसका सब उसमें हम तो नगर पालिका परिषद का टैक्स लेंगे। वो स्थिति मंडी शुल्क की है जो दोबारा इम्पोज की जा रही है। तो ये 7 पॉइंटों के साथ हमने अपना मैनिफेस्टो लिखा है, और इसमें मैं चाहूंगा कि अब अनम्यूट सबको कर दिया जाए कि करके किसी को कोई बात कहनी है, सुननी है, हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ लिखा पढ़ी में सबके पास है, और इतने ही पॉइंट काफी थे जो इसमें डाल दिए गए हैं। और इन सब चीजों को अगर हम लोग आगे भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना। मैं एक बात बोलूँ अध्यक्ष जी? नमस्कार। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार जी। लोग हैं तो विशेष अगर पॉइंट नहीं हो तो देख लीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। फिर भी बताइए कि शॉर्ट करके, और जो एक बार बोल सके दूसरा उसको ना बोला करते, प्लीज उसको रिपीट ना करें। सुमनेश जी आप प्लीज। हाँ जी, मैंने अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी सूचित किया था, आज की डेट में इंडस्ट्री की आवाज उठाने के लिए हम कभी किसी एमएलए के पास भागते हैं, कभी किसी एमएलसी के पास भागते हैं, कभी एमपी के पास भागते हैं। सरकार ने 8 जैसे शिक्षक का कोटा 8 एमएलसी का कर रखा है, 8 एमएलसी का कर रखा है। इसलिए क्यों नहीं हम उद्यमी आवाज उठाते कि 8 एमएलसी जो हैं उद्योग के बीच में से भी आने चाहिए, बहुत अच्छी जिससे कि बात हमें है। किसी और की शक्ल ना देखनी पड़े। ये नीरज जी, इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐड कर दें इस मैनिफेस्टो में, अगर आप लोग को चीज समझे सभी लोग, उसको दोबारा भेज दें अगर इन लोगों को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल में सब जगह भेजा जा चुका है। आपने कहा था सुमनेश जी, आपकी बात को मैंने माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी के सामने अलीगढ़ में रखा था इस बात के लिए, और प्रेस में भी दिया था इस बारे में आपके कहने के अनुसार। और उस समय राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा था, भाई देखो मैं इनके साथ खाना तो खा रहा हूँ लेकिन इनकी बातों में साथ में नहीं हूँ। मेरा प्रेस में अगर जो कुछ लिखा जाए तो मेरे को उपस्थित ना माना जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात आपने बहुत सही कही थी, और इसको हम सोचते हैं कि नीरज जी, इसको अगर दोबारा अपने को एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, दोबारा भेजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, पॉइंट जुड़वा देते हैं। मैं भी अध्यक्ष जी को एक चीज अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा, 5 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन होने जा रहा है। हम 7 तारीख को मेरठ के अंदर जितने मेरठ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलए और एमपी हैं, उन सबकी एक मीटिंग हम आईआईए मेरठ में बुलाने जा रहे हैं, जिसके अंदर उनसे केवल यही इशू किया जाएगा, अपना 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दो, क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए, क्यों आपको वोट देनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी करने का विचार बना रखा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ और अन्य जिलों में भी करने का प्रयास करें, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। और राजेंद्र जी से पूछेंगे कि आप इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप हमें आश्वासन दो यहाँ पे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत। हाँ जी, साकेत जी बताएं फटाफट क्या कहना चाह रहे हैं। सभी को नमस्कार। सर मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार फंड एलोकेशन करती है किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए या अन्य लोगों के लिए, उसी तर्ज पर सरकार को एडवांस में मेंटेनेंस के लिए फंड एलोकेशन करना चाहिए। जो मेंटेनेंस की समस्या, सड़क, पानी, बिजली, उद्योग बंधु में समय जाया होता है, वो एडवांस में होनी चाहिए, और खास तौर से उन जगह पे जो सब डिवीजन पॉलिसी के तहत आते हैं। यूपी सीडा और अन्य विभाग बॉल इधर से उधर फेंकते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं।
सरकार पे जब पहले से ही फंड एडवांस में अवेलेबल होगा तो अधिकारी को खर्च करना होगा, एडवांस में मेंटेनेंस होती रहेगी, हमें पैसा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है और इंडस्ट्री दोबारा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात, बढ़िया। और कोई बात वैसा? गौतम जी बोलिए, गौतम जी बोलिए। जी मनोज जी आप बता दीजिए पहले। अध्यक्ष जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, जैसे आपके संज्ञान में भी है, क्या इस पॉइंट को भी मैनिफेस्टो में रख सकते हैं? पीएनजी के ऊपर इस समय वैट लगा हुआ है कि आने वाली सरकार हो सकता है तब तक शायद ये वैट में कन्वर्ट ना हो, आने वाली सरकार इसको पीएनजी को वैट जो है लगा हुआ है इस समय 10% और स्टेटों के मुकाबले भी इसको कम ले आए, या कम से कम और स्टेटों के मुकाबले उतना तो कर दे, और इसको जीएसटी काउंसिल में शिफ्ट करने के लिए प्रयास करे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कि इस पे जो है जीएसटी लागू हो। हेलो, अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको कई बार लिख के दिया है, खन्ना जी को भी लिख के दिया है, काउंसिल में भी लिख के भेजा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिख के भेजा है सेंट्रल में। और हम बहुत ज्यादा पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट अगर इसमें लिखते हैं कोई देखने पढ़ने सुनने के लिए तैयार होगा नहीं कि 15 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। फिर भी जैसे हमारा रूफटॉप का है मेन पॉइंट नेट मीटरिंग का, मेरे ख्याल से पीएनजी भी उतना ही इफेक्टिव है। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। चलिए ठीक है। लेकिन जब हम ऐड ऑन करेंगे अध्यक्ष जी, तो उसमें एक पॉइंट ये भी ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और कोई पॉइंट? हाँ सर, मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था। जी मोहित जी। सर, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी कि एमएससी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है कोविड से। तो उसमें हम लोगों ने कोई सुझाव भेजे थे, तो वो सुझाव में कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके लिए कुछ हम लोग बोल सकते हैं इसमें? वो उनको ये प्रदेश का मैटर है। हाँ वही सर। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो वो थी, मेरे ख्याल से हम घोषणा के लिए बात कर रहे हैं मोहित जी। हाँ जी, वो हम लोगों ने ये सुझाव आपने भेजे थे, हेड भेजे थे, क्या सुझाव दिए? वो सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटर है ना, प्रदेश गवर्नमेंट के इलेक्शन है, आप कहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दोबारा लिख देना चाहिए इसको आईए की तरफ से। मेरे ख्याल से और किसी का कोई सर प्लीज। सर मैं एक वर्ड कह सकता हूँ? जी बोलिए। हाँ महेंद्र जी सर, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने एक टर्नओवर का क्लॉज लगा रखा है कि 10 करोड़ 25 करोड़, और जो एमएसएमई है, जो न्यू यूनिट है, स्टार्टअप है, वो टेक्निकली तो साउंड हो सकता है। ये वाला पॉइंट लिया है हमने इसमें, वो लेकिन कुछ नहीं हुआ है, उनके बराबर टेंडर निकल रहे हैं। और ये मैनिफेस्टो में डालिए सर, ये एमएसएमई के लिए टर्नओवर की बात का नहीं हो, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं ऑर्डर, वो 25 करोड़ का टर्नओवर के लिए डाल देंगे। आपकी तो जानकारी के लिए अच्छा, उसके अंदर एक कंडीशन और है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको ट्रायल ऑर्डर दें, तो वो कहते हैं हमारे से पूरा हो गया, हम ट्रायल ऑर्डर भी नहीं देंगे। देखिए जी, जब ऑनलाइन पारदर्शिता तरीके से सरकारी खरीद करने के लिए दूसरे वाले पैरा में लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक निर्देशों शासनादेशों के स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी टेंडरों में कोई भी तकनीकी शर्तें जैसे उत्पादन क्षमता, टर्नओवर, परफॉर्मेंस आदि न लगाई जाए, जिससे कि सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां भी इसमें भाग ले सकें। लेकिन जानबूझकर विभिन्न विभागों द्वारा ऐसी तकनीक शर्तें लगाई जाती हैं जिसके कारण सूक्ष्म लघु इकाइयां इस प्रक्रिया में प्रभाव, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जी। सर, इसमें एक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जोड़ दीजिए प्लीज। है जी, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जोड़ दीजिए सर। वो उसके डिटेल में है लिखा हुआ। अरोड़ा जी, उसकी डिटेल जो हमारी है, उस डिटेल में हमने उस पेपर को लिखा है। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है भैया अरोड़ा जी? परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगते हैं कि आपकी पिछले 3 साल की क्या परफॉर्मेंस है। वो लिखा हमने कि उसको शर्तें ना लगाई जाए, ये लिखा हमने। नहीं, परफॉर्मेंस भी है और एक्सपीरियंस, 2 अलग अलग चीजें हैं। मेरे सामने टेंडर है, कहिए तो मैं कॉपी भेज देता हूँ आपको। ठीक है, आप भेज दीजिएगा उसको, हम इसमें शब्द को समायोजित कर लेंगे अरोड़ा जी। जी सर, एक चीज मैं थोड़ा इसमें नीरज जी अनुभव और लिख दीजिएगा, अनुभव जो इनका आपका कहना है ना, एक्सपीरियंस जी, वो हाँ जी, परफॉर्मेंस एंड अनुभव दोनों चीजें आ जाएंगी। परफॉर्मेंस एंड अनुभव, ठीक है जी। एक्सपीरियंस सर, दूसरा सर मीटिंग का मैं वो देख नहीं पाया था,
जो मैनिफेस्टो बनाया आपने, उसमें सर फ्री होल्ड है सर? उसमें लिखा है। मैं एक बार सभी की जानकारी के सतीश लिए महेश्वरी जी। हाँ सर, हेलो सर, सबको सभी को नमस्कार। मेरा विषय ये है, आवाज नहीं आ रही है आपको? बहुत जोर से आ रही है सतीश जी। अच्छा, सर मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट ने 3 साल पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम निकाली थी, जो कि अभी मार्च 2021 में खत्म हो गई है। इसका फिलहाल अभी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है आपसे, अपने माध्यम से सरकार को ये कहें कि इस स्कीम को और 1 साल कंटिन्यू किया जाए कम से कम, क्यों कोविड से वैसी इंडस्ट्री में परेशान रही है। तो कम से कम इसको मार्च 22 तक के लिए बढ़ाया जाए। 2% का इसमें बेनिफिट मिलता है, जिससे व्यापारियों को ये बेनिफिट मिलता रहे एमएसएमई के लिए। तो केवल 10 लाख तक के है सर? 10 लाख की अमाउंट पर है, कितने तक का है? नहीं सर, 1 करोड़ तक की लिमिट के लिए होता है ये। 1 करोड़ पे 2% का शायद। हाँ जी हाँ, एक विषय तो ये। दूसरा विषय मेरा सर ये था, बिल्कुल अलग। एक सेकंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी ऑफिस द्वारा भेजा जा चुका है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। दूसरा विषय मेरा ये है कि आईटीसी का जो रिफंड लेते हैं हमारे व्यापारी एक्सपोर्ट वाले, या मतलब ये जीएसटी काउंसिल का मैटर है, ये पॉलिटिक्स का इलेक्शन के मैनिफेस्टो से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं भाई साहब। यूपी गवर्नमेंट का इलेक्शन है। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि मैनिफेस्टो में, अगर जो पहले हमने कई बार भेजा भी था, हर मीटिंग में रखा था, लेकिन आज जो है कुछ कमियां आप लोगों ने बताई, इसको पुनः हम रेक्टिफाई करके इसको भेज देंगे। बाकी एक विषय और, सर एक विषय छोटा सा और है, वैसे विषय उठ चुका है ये संपत्ति कर के बारे में। संपत्ति कर के बारे में पूरे यूपी के अंदर व्यापारी बहुत परेशान है। इंडस्ट्री के लिए रेजिडेंशियल का 5 गुना टैक्स लगता है, उसके लिए डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। सब जो लिखा हुआ है प्लीज इसमें लिखा। जी सर, जय सर, बस सर, धन्यवाद सर। उसके लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए भी लिखा है। हाँ जी सर, नहीं कि कहीं यूपीसीडा का है, कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, कहीं कुछ है, वो सब भी लिखा हुआ है। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर। मैं समझता हूँ कि इसमें सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा से जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो बातें हैं, हेलो जी, उस पे सर मतलब इनको ये करिए कि सरकार सबका जो खर्चा वहन कर रही है, उसके जो माइक्रो मीडियम जो ये स्केल की यूनिटें हैं, जहाँ 20 वर्कर से कम है जो है, उनको उसको लागू कर, उनको उनका खर्चा गवर्नमेंट बियर करे जो है, क्योंकि उसके नाम पर इतना हरासमेंट करते हैं ये लोग जो है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, तमाम ब्लैकमेलिंग हो रही है जो है। ये मेरा ये निवेदन था कि इस चीज को रखा जाए, गवर्नमेंट इस पर जो करे, और इसको मैं पूरा डिटेल सर मैं आपको अलग से बना के मेल भी करूंगा, पूरी कहानी इसकी बता दूंगा कैसे किसे जो है। अब आज चूंकि इतना डेवलप हो चुका है सर कि अब गाजीपुर में सर कुछ है नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करने के परेशान करना है। जैसे एक बात कर रहा हूँ, और हम लोग वर्कर खुद हिमायती हैं, और गवर्नमेंट खुद अब तमाम तरह की स्कीम लगा दी है जो है, तो क्यों ना गवर्नमेंट इसको वो करे जो है, छोटे उद्योगों के जो गवर्नमेंट खुद बियर करे। जी, ये आपका मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट से तो कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट 20 वर्कर कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है 20 वर्कर का है। मैंने आपको इस बारे में बनारस में भी सुना है कई बार। इसको प्लीज आप लोग उसको देखेंगे। अच्छा, और देखिए, और कोई किसी का कोई मैटर है प्लीज देखिए इसको, नहीं तो इस मैनिफेस्टो को करेक्शन करा के आज ही, नीरज जी प्लीज इसमें जो थोड़ा बहुत करेक्शन कराना है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करा के आज ही करा दिया, ताकि कल सबको मेल मिल जाना चाहिए पुनः दोबारा। मेरा ये अनुरोध है। मैं करवा दूंगा अध्यक्ष जी। और इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा डिटेल है जी, कुछ डिटेल ज्यादा है। इसको थोड़ा सा अगर ज्यादा डिटेल करेंगे, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, कुछ अगर कुछ शॉर्ट हो सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा ये भी कहना है कि अगर संभव हो तो बहुत ज्यादा ठीक है। और इसको कल एक बार पुनः, हाँ, मैं एक बार पुनः सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे चैप्टर चेयरपर्सन हैं, कि इस प्रोसेस में हमें कैसे करना है। 21 तारीख को सभी जने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो रखे 11 बजे। स्टेप 2 में सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आपके एमपी एमएलए और जिला स्तर पर जो विभिन्न पार्टियों के चैप्टर के हेड, वो उस पर्टिकुलर जिला के हेड है, उनको आप 20 से लेके और 30 दिसंबर तक उनको मतलब 21 से लेके 30 उनको घोषणा पत्र सबमिट कर दें। और मेरा अंत में निवेदन ये भी रहेगा कि चैप्टर चेयरमैन इस सब की सूचना 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच में सेंट्रल हेड ऑफिस को अगर भेजेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, कुछ और आपकी तरफ से?
मेरे को कुछ बोलना है। हाँ गौरव जी बताएं प्लीज। सबको नमस्कार, अध्यक्ष जी को नमस्कार। एक्चुअली जो बातें आ रही हैं टेंडर बेस से रिलेटेड, जो जेम की बात आ रही है, बेसिकली क्या होगा, ये पूरा पर्सन स्पेसिफिक हो गया है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्लियर है कि आपको काम देना है और बेसिकली आपको स्पेक स्पेसिफाई करना है, ब्रांड नहीं स्पेसिफाई करना है। तो बेसिकली ये पर्सन स्पेसिफिक ज्यादा हो गया है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। से आप पूरी चर्चा में नहीं रहे, ये पिछले 2-3 महीने से ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद ये एक चीज बनी है और इसमें लगभग 250 जनों का पार्टिसिपेशन है। वो विषय जो आप जैम वाला बता रहे हैं वो डिफरेंट है, ये वाला विषय डिफरेंट है। जो हमारा टेंडर स्टेट परचेज से रिलेटेड है, जो हमारी परचेज पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो उससे रिलेटेड। हाँ, मैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि उसमें हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, उसमें ऐसे डिफाइन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या हम एक पॉइंट और ये रेस कर सकते हैं क्या? इसमें एक पॉइंट हम ये रेस कर सकते हैं, जो मटेरियल्स बाहर की स्टेट से विदाउट प्रॉपर पेड ऑफ टैक्सेस अंदर आ रहा है स्टेट में, और यूपी की इंडस्ट्रीज को बहुत दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, क्या इस पॉइंट को हम इसमें रेस कर सकते हैं कि नहीं? इसमें रेस नहीं करेंगे, इसमें अलग से वित्त मंत्री को लिख के दे देंगे। ये तो बिजनेस है, ये हमेशा से होते रहा है कि अन्य प्रदेश से जाना, अन्य प्रदेश में आना, ये तो हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन हम इसको लिख के देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अलग से इसमें मैनिफेस्टो में जोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं लगता, क्योंकि सब व्यापारी हैं और वो चाहे वो यहाँ से व्यापार कर रहा है चाहे वहां से व्यापार कर रहा हो, और ज्यादातर लोगों की फैक्ट्रियां दूसरे स्टेट में भी अपने लोग होते हैं जो इस तरह का काम करा रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर, अध्यक्ष जी नमस्कार सर। जेम पोर्टल की जैसे बात हो रही थी, तो उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, जैसे काफी डिपार्टमेंट्स का नियम से ऊपर के डायरेक्ट ऑर्डर वो प्लेस नहीं कर सकते। अब वो 25-25 हजार के अगर जो ऑर्डर आते हैं हमको, फिर पेमेंट का कोई हिसाब नहीं रहता, कोई टाइमलाइन नहीं रहती। जेम पे कंप्लेन करते रहे हम, कोई समाधान नहीं होता। अगर उसको MSC-FC काउंसिल में भी रेफर कर दिया जाए, जैसे कल ही मैं एक केस इस तरह का लेकर आ रहा हूँ, तो उसने भी कहा यार 25 हजार की पेमेंट के लिए तुम क्या लड़ोगे। तो जेम पे जो बड़ी पेमेंट्स है उनके लिए तो हम फिर भी MSC-FC में वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के भी मेरे 25-25 हजार के करके आज की डेट में 25 केस ये जुड़े हुए हैं। और इस पे कल MSC-FC काउंसिल इसी तरह से कह रहा है कि 25 हजार के केस हम क्या लेंगे आपके, इसको विड्रॉ कर। पेमेंट का वो अगर नियम बना दें कि जेम पोर्टल मॉनिटर करेगा, इस तरह का जैसे सेलर से ये लोग एक कॉशन मनी पहले से डिपॉजिट करा के रखी हुई है जेम पे, उस तरह से बायर से भी ले, ताकि पेमेंट सिक्योरिटी मिले सबको। राहुल जी, ये विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में सम्मिलित होने वाले प्रदेश स्तर के सारे विषयों को इसमें रखना चाह रहे हैं। जेम इज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आप हमसे अलग हमारे महासचिव महोदय आगे वो कर देंगे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ अयोध्या से। बताएं सुरेंद्र प्रताप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? तो एक विषय इसमें छूट गया है बहुत, बाकी तो हमने सब सुने हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, किसी का 12 रुपए, किसी का 20 रुपए, किसी का 8 रुपए, किसी का 6 रुपए, इस तरह के मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक रेट होना चाहिए सब में, सारी फैक्ट्रियों के। किसी का 2012 का रेट लग रहा है, कभी 15 का लग रहा है, किसी को जो है 2020 का लग रहा है, और मेंटेनेंस जो है 20 रुपए, इस पे ये भी जो है कम होना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस पॉइंट को भी आप जोड़ दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सही प्लेटफॉर्म पे, ITC के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। पॉजिटिव नोटेड प्लीज। चलो और देखिए। थैंक यू। मैं महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ के लिए एक बार आगे आए। धन्यवाद श्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब, और बहुत अच्छी चर्चा, सबने बड़ा पार्टिसिपेटिव
अपना रोल दिखाया, पहले भी उस पर हुआ था। और जो मैनिफेस्टो बना, हम लोगों ने बनाया, सबकी परिचर्चा के बाद ही बनाया गया था। और मुझे लगता है कि वो प्रदेश के लिए बहुत रेलेवेंट, प्रदेश सरकार के जिस तरह से इलेक्शन आ रहा है उसके सामयिक है ये जो मैनिफेस्टो बन रहा है। उसमें छोटे छोटे संशोधन, बहुत छोटे संशोधन जो अभी सजेस्ट किए गए हैं, उसके साथ ये तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया, जैसा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब ने कहा कि प्रक्रिया बहुत टाइम बाउंड और बहुत तरीके से फॉलो हो 21 तारीख को। और फोटो खिंचवाने में तो हम लोग आईए वाले हैं ही, लेकिन सूचनाएं भी शेयर करें, जैसी उपाध्यक्ष जी ने कही है वो भी शेयर करें साथ में, जिससे कि सब आगे के लिए डेटाबेस तैयार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का, सभी माननीय चैप्टर चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन, सीओबी का, जिन्होंने इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए डॉक्टर साहब, और क्या हाल चाल है सर? ठीक है, बस काफी समय से आपसे वादा कर करके